बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे एंड यू आर हैविंग अ वेरी गुड मॉर्निंग। जब गुड मॉर्निंग की बात करते हैं तो अगर हमारी सुबह की रूटीन पॉजिटिव हो, अच्छी हो, अगर हमारी सुबह का आगाज़ अच्छा हो तो फिर हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। लेकिन दिन का आगाज़ अच्छा करने के लिए कुछ जतन करने पड़ते हैं, कुछ एफर्ट ज़रूर करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स नींद का पूरा होना एक बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। लेकिन नींद कितनी भी पूरी हो जाए लेकिन रिलैक्स्ड नींद ना हो तो उससे तो टेंशन बनती ही है लाइफ में। सो हमने सबसे पहले तो एक अच्छी पॉजिटिव मॉर्निंग रूटीन के लिए रात को अपनी नींद ज़रूर पूरी करनी है और उसके लिए रात को वक्त पे सोना, राइट टाइम पे सोना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपने सुबह फजर के वक्त जागना है तो अक्लमंदी का तकाजा यही है कि 9 बजे 9:30 बजे तक आप लेट जाएं और 10 बजे तक सो जाएं, ताकि कम से कम आपको 6 से 8 घंटे की नींद तो मिले। आजकल लाहौर में फजर को 5, साढ़े पाँच के दरमियान हो जाती है सुबह के, तो कम से कम बंदा 10 बजे सो जाए ताकि 7 घंटे की नींद तो पूरी हो। एक तो ये बात हो गई। अब ये बड़ों के लिए बात है, छोटे जो हैं बच्चे, उनको तो 10 से 12 घंटे की नींद की ज़रूरत है, क्योंकि सारा दिन बच्चे उछलते हैं, कूदते हैं, हाइपर होते हैं, तो नींद बड़ी ज़रूरी होती है। जिस इंसान की रात को प्रॉपर नींद होगी वो सुबह एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जागेगा। अब अच्छी मॉर्निंग रूटीन के लिए एक फ्रेश माइंड भी ज़रूरी है, यानी कि आपका जहन जो है वो पॉजिटिव हो, आपके जहन में नेगेटिव थॉट्स ना गुजर रही हों, जिसके लिए एक बड़ी रिक्वायरमेंट ये होती है कि इसकी जान छोड़ दें। सुबह सुबह उठते ही जो लोग अपने मोबाइल को देखते हैं, अपने सोशल मीडिया के थ्रू के थ्रू वो जो कहते हैं ना कि अपना टाइम गुजारते हैं, ऐसे लोग अक्सर एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, उनको टेंशन हो जाती है, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। सो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि सुबह अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए सुबह उठें, वज़ू करें, नमाज पढ़ें और फिर अपने दिन का स्टार्ट करें। अब इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं जो हमारी सुबह की रूटीन को और भी ज़्यादा पॉजिटिव और खुशगवार बना देती हैं, जिसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है नाश्ते का, एक्सरसाइज का, योगा का, चाहे हम मॉर्निंग वॉक क्यों ना कर लें। मेरी हमेशा से एक रूटीन रही है, स्पेशली जब मौसम इस तरह ज़रा सा प्लेजेंट हो जाता है। आजकल ज़रा मुश्किल है बिकॉज ऑफ स्मॉग, बट कोशिश मेरी हमेशा ये होती है कि सुबह के वक्त फजर पड़ी, उसके बाद वॉक पे निकल गई। आधा पौना घंटा 45 मिनट्स आपने सुबह सुबह वॉक की। सुबह की वॉक आपके लिए वैसे भी बड़ी अच्छी होती है। जब आपको सुबह की धूप लगती है तो आपको विटामिन डी मिलती है, आपके एनर्जी लेवल्स बेहतर होते हैं। सो ज़रूर कोशिश करें कि सुबह के टाइम कोई ना कोई एक्सरसाइज कर लें। उसके अलावा आप योगा भी कर सकते हैं। अगर आप वॉक नहीं कर सकते, जैसे आजकल स्मॉग ज़्यादा है लाहौर पंजाब साइड में, कराची में, तो आप वॉक पे निकल सकते हैं सुबह, और बहुत से लोग जाते भी हैं वॉक के लिए। बहुत से लोग बीच पे जाते हैं, सी साइड पे जाते हैं वॉक करने के लिए। सो आप जहाँ पे भी बिलोंग करते हैं सुबह की वॉक को तरजीह दें। अगर वो नहीं कर सकते तो योगा देखें व्यूअर्स। ऑनलाइन भी आजकल हर चीज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाती है। फजूल चीज़ें और दकियानूसी चीज़ें देखने के बजाय अगर आप सुबह के वक्त योगा की कोई एक 15 से 20 मिनट का सिस्टम निकाल लें और योगा की कोई वीडियो फॉलो कर लें, बिगिनर्स की, अगर आप बिगिनर हैं, जिस भी आप लेवल पे हैं, और डेली योगा करना शुरू कर दें। योगा नहीं कर सकते तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। लंग्स भी खुलेंगे, जहन भी खुलेगा, माइंड भी आपका खुलेगा, और वो जो हम माइंड की फ्रेशनेस की बात करें वो भी आपको मिल जाएगी। और उसके साथ नाश्ता। आई डोंट नो वाई हर बंदे ने नाश्ता करना छोड़ दिया है। ये जब से इंटरमिटेंट फास्टिंग की कहानी शुरू हुई है, जैसे कीटो शुरू हुई, तो हर बंदे ने कार्बोहाइड्रेट्स खाने छोड़ दिए और सिर्फ जो है वो इतनी सी प्रोटीन और इतना घी खाना शुरू हो गए। सुबह सुबह काली कॉफ़ियाँ, उसके अंदर दूध और उसके अंदर क्रीम और तेल मिला के पीना। अच्छा, ये कीटो का ज़माना था। अब क्योंकि हर बंदा इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रहा है तो बहुत से लोग जो है नाश्ता करते ही नहीं हैं। दोपहर के 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे पहला खाना खाते हैं। तो जिस इंसान ने जागने के बाद अपना पेट इतनी देर खाली रखा होगा, व्यूअर्स, उसका मूड क्या होगा? ख़राब ही होगा ना। फिर खाली पेट आप काली को चाय पी रहे हैं, यानी कि दूध के बगैर चाय पी रहे हैं या ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं, तो उससे आपके मैदे में तेज़ाबियत होती है और आपका मूड भी ख़राब होगा। तबीयत नहीं ठीक होगी तो मूड कैसे ठीक हो सकता है? सो फॉर अ फ्रेश माइंड एंड अ पॉजिटिव स्टार्ट, ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यूअर्स, ये बात जब से मैं पैदा हुई हूँ ये बात नहीं बदली।
100 बातें बदल गई वक्त के साथ कि ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी, अंडे नहीं खाने, उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, अब ये पता चला कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है तो अंडे ज़रूर खाने हैं। 100 चीज़ें मैंने अपने लाइफ टाइम में बदलते हुए देखी हैं, लेकिन एक चीज़ जो हर डॉक्टर, हर न्यूट्रिशनिस्ट, हर माहिर नफ्सियात भी ये कहता है कि ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। नाश्ता आपके दिन की मतलब सबसे अहम खाना है। नाश्ता अगर आप सही तरीके से करेंगे, अब नाश्ते का मतलब सिरी पाए, बोंग, निहारिया नहीं है। हाँ, वो कभी कभार ज़रूर करें, संडे है, वीकेंड है, फैमिली के साथ एंजॉय करें, हलवा पूड़ी खा ली, लेकिन एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट, सुबह आपने 2 अंडे ले लिए, साथ में आपने दूध पी लिया, थोड़ा सा फ्रूट ले लिया, आपने दही ले ली, उसके साथ आपने थोड़ा ग्रेनोला ले लिया, सुबह के टाइम आपने पॉरेज खा लिया, ये सब बड़ी अच्छी चीज़ें हैं सुबह नाश्ते में लेने के लिए। लोग क्या करते हैं कि सालन रोटी खा लेते हैं। उससे प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप सुबह के वक्त प्रोटीन नहीं लेते ना तो आपका पेट भरा नहीं रहता। इसीलिए बहुत से लोग सुबह पराठा खाने के बाद भी 2 घंटे के बाद उनको शदीद भूख लग रही होती है, क्योंकि उन्होंने पराठा, आलू वाला पराठा खा लिया होता है। अब आलू वाला पराठा, आलू भी कार्ब्स, पराठा भी कार्ब, तो वो कार्ब्स जो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं वो फिर बड़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं। कोशिश करें कि एक हेल्दी ब्रेकफास्ट का इंतखाब करें जो आपको एनर्जी दे। देखिए, गाड़ी में अगर आप पेट्रोल नहीं डालेंगे, पानी डाल देंगे तो वो चलेगी, वो तो ख़राब हो जाएगी। अगर आप गाड़ी के अंदर अच्छा पेट्रोल डालेंगे, पेट्रोल में भी क्वालिटी होती है, एक नॉर्मल पेट्रोल होता है और एक प्रीमियम या सुप्रीम या वो जो भी उसका नाम होता है वो होता है। अब आप अगर बहुत अच्छा वाला पेट्रोल गाड़ी में डालेंगे तो गाड़ी की कारकर्दगी भी बेहतर रहेगी। नॉर्मल वाला पेट्रोल डालेंगे ओके, और अगर डालेंगे ही नहीं तो गाड़ी चलेगी नहीं। अगर मशीन का हम इतना ख्याल रखते हैं तो अपना जिस्म, जिसके अंदर हमने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी है और एक ही अल्लाह ताला ने दिया है, उसका क्यों नहीं ख्याल करते। ब्रेकफास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस बॉडी को नींद की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, अच्छी खुराक की ज़रूरत है, वर्जिश की ज़रूरत है और एक हेल्दी जहन की ज़रूरत है, ताकि हम अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें, और सिर्फ गुजारे नहीं बल्कि भरपूर अंदाज में जिएँ। व्यूअर्स, ये चीज़ें जब हम अपनी ज़िंदगी और अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ और मूड पे तो बहुत अच्छा असर होगा ही, लेकिन जब ये चीज़ें हम अपनी बच्चों की ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो सारी ज़िंदगी वो एक हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो अपने कहते हैं कि हम वेट नहीं गेन करना चाहते, तो अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट देना चाहते हैं तो सुबह थोड़ा सा वार्म पानी आपने ले लिया 1 कप, उसके अंदर आपने थोड़ा शहद डाला और थोड़ा सा नींबू डाल लिया। अगर आपको लेमन सूट करता है तो, मुझे लेमन नहीं सूट करता, मैं सिर्फ शहद का पानी पी लेती हूँ। पेट भी साफ़ हो जाता है, अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह का कोई प्रॉब्लम हो, आपकी डाइजेशन भी सेट हो जाती है और आपका सिस्टम तेज़ हो जाता है। एक्सरसाइज सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं, आपकी जहनी नशोनुमा के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं 10 से 15 मिनट भी आप एक्सरसाइज करें तो बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। वो एंडोर्फिन्स फील गुड हार्मोन्स होते हैं, वो हमें अच्छा महसूस कराते हैं। उनका इस्तेमाल भी ज़रूरी है। अंदर से आपको सुकून मिलता है, आपको पॉजिटिविटी मिलती है। हेल्दी ब्रेकफास्ट, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आपने मिस नहीं करना। आपका पेट भी फुल होगा, आपका जहन भी अच्छा होगा, आपकी एनर्जी लेवल सारा दिन मेंटेन होगा। बहुत से लोग जो हैं वो हैंग्री फील करते हैं। हैंग्री क्या होता है कि हंग्री होते हैं और एंग्री हो जाते हैं, यानी कि भूख लगी होती है और गुस्सा भी चढ़ा होता है तो वो हैंग्री हो जाते हैं। और अच्छे भले लोग, अच्छे भले मिजाज वाले भूख की वजह से स्ट्रगल करते हैं। ये सब चीज़ें अगर हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत हेल्दी और पॉजिटिव ज़िंदगी गुजार सकते हैं। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। एंड बाय द वे व्यूअर्स, अगर आप भी अपनी हेल्दी मॉर्निंग की रूटीन हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, और अगर अनहेल्दी भी है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपको कोशिश करेंगे कि एडवाइस दें कि आप किस तरीके से अपनी उसी रूटीन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। हेल्दी रूटीन में मैंने जैसे कि कहा कि एक अच्छा जो कहते हैं ना कि एटमॉस्फेयर होना, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर होना और उसके साथ एक पॉजिटिव मूड होना, तो उसके लिए अगर आपको सांस अच्छा आ रहा होगा तो आपकी लाइफ भी बड़े अच्छे अंदाज से गुजरेगी। आजकल स्मॉग के इशू की वजह से बहुत से लोग तंग हैं, बहुत लोग डिस्टर्ब्ड हैं, और उनके लिए एक बहुत बेहतरीन सोल्यूशन है ये रॉयल का एयर प्योरीफायर। ये रॉयल का फर्स्ट एयर प्योरीफायर है। ये एक ब्रिलियंट प्रोडक्ट है। ये टोटली मेड इन पाकिस्तान है, सबसे इसकी अमेजिंग बात ये है, और ये बहुत अफोर्डेबल है। जहां आपको एयर प्योरीफायर्स लाखों के मिल रहे हैं, वहां पे ये रॉयल का एयर प्योरीफायर हाई एफिशिएंसी
4 लेयर का एयर प्योरीफायर है। इसका पहला लेयर जो है, प्रिलिमिनरी जो उसका लेयर है, वो पकड़ता है बड़े बड़े पार्टिकल्स को, यानी कि बाल हो गए, डस्ट हो गया, जैसे पेट्स होते हैं उनका फर हो गया। फिर सेकंड लेयर जो है वो है एंटी बैक्टीरियल फिल्टर ट्रैप। ये आपके अनवांटेड पार्टिकल्स जैसे कि डस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हवा में नॉर्मली घूम रहे होते हैं उसको रोकता है। फिर इसका तीसरा लेयर ट्रू हेपा H13 फिल्टर, ये 99.97% पार्टिकल्स को पकड़ता है जो 0.3 माइक्रोन से ज़्यादा होता है। सो वो उसको भी पकड़ता है, तो उसका भी एक बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट होता है। देन अगर हम बात करें चौथे लेयर की, वो है कार्बन फिल्टर। ये रिमूव करता है VOCs और हार्मफुल ओडर और स्मेल को, यानी कि इसके अंदर 4 लेयर के फिल्टर्स हैं, 4 लेयर के फिल्टर्स। ये 4 लेयर के फिल्टर्स आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देते हैं और आपकी एयर को प्योरीफाई कर देते हैं। सो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि अगर आपके घर में एयर प्योरीफायर नहीं है और सोच रहे हैं लेने का, तो आप ज़रूर रॉयल के इस एयर प्योरीफायर का इंतखाब करें। अफोर्डेबल एंड बेहतरीन प्रोडक्ट। यहाँ से बढ़ते हैं शेफ़ आमना इलियास की तरफ। अस्सलाम वालेकुम आमना, क्या हाल है आपके? सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? आमो, आज हम बात कर रहे हैं अबाउट हेल्दी मॉर्निंग्स, हेल्दी मॉर्निंग रूटीन। जी, हमारी रूटीन से डिफाइन होता है कि हमारा दिन कैसा गुजरेगा, और बड़ी दफ़ा हमारी जब रूटीन ठीक नहीं होती है तो हम बहुत बुरे मूड में जागते हैं। और लोग कहते हैं भी, आपने सुना होगा कि यार इतनी खुशमिजाज होती थी, अब तो इतनी सड़ियल हो गई है, कभी फ़ोन कर दो सुबह तो इतने अजीब अंदाज में बात करती है। एंड द फैक्ट इज़ दैट आमना, जिस बंदे का दिन का आगाज़ बुरा होगा उसका पूरा दिन बुरा गुजरेगा। बिल्कुल। सो आपकी रूटीन कैसी है सुबह की? सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। जी, रूटीन सबसे, वो कहते हैं ना, बेस ही अगर ख़राब होगी तो देन फिर पूरा दिन भी आपका उसी तरह से गुजरेगा। मतलब रात आप नींद ही नहीं पूरी करके उठे, सबसे बड़ा तो बेसिक प्रॉब्लम ही हमारा ये होता है कि नींद हम पूरी नहीं लेते हैं, देन सुबह उठने का दिल नहीं कर रहा होता या बॉडी नहीं उठना चाह रही होती, बट आपकी रूटीन है, आपको काम पे जाना है, आपने उठना है, तो देन वहीं से एक वो आप उठते हैं, ज़बरदस्ती अपने आप को उठाते हैं, फिर उसके बाद जल्दी है, देर हो गई, नाश्ता नहीं किया, निकल गए। सबसे बड़ा इशू तो ये है कि रात की हम नींद नहीं पूरी करते। बिल्कुल, सबसे मेन देखिए, हम अगर खुद ही अपनी रूटीन में बैकअप पे हैं, लाइक मतलब हम पीछे चल रहे हैं, माइनस में चल रहे हैं, मतलब मॉर्निंग से पहले ही आपने, मॉर्निंग रूटीन तो सुबह स्टार्ट होगी, बट आपने उसकी बेस ही खराब कर दी कि आपने रात को नींद ही नहीं ली। और आज इसलिए ये बात कर रही हूँ कि देखिए अब शादी सीजन स्टार्ट हो गया और हार्डकोर लोग जो हैं, रातों को कोई बंदा जो है रात को 12-1 बजे से पहले घर नहीं आ रहा। देखिए पंजाब साइड पे तो वैसे भी 10 बजे चीज़ें रैप अप हो जाती हैं, तो एटलीस्ट जो लोग मतलब 10 बजे अगर शादी से आप फ्री हो रहे हैं तो ना निकले ना, फिर डिनर पे निकल जाते हैं, फिर इधर घूम रहे होते हैं, उधर घूम रहे होते हैं, गेट टुगेदर्स, और फिर बैठे और बच्चों के साथ बहुत ज्यादती है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं इतने लोगों को जानती हूँ जिनके 3-4 साल के बच्चे उन्होंने टूंगे हुए होते हैं गोदी के अंदर, और शादियां भी अटेंड कर रहे हैं, और रात के 2 बजे बच्चों को सुला रहे हैं, फिर उनको चपेड़े मार के जगा रहे हैं कि चलो स्कूल जाओ, उठना है सुबह। बिल्कुल जाहिर बात है, उन्होंने तो बच्चा कैसे 4 घंटे स्कूल अटेंड, 4 घंटे सो के स्कूल अटेंड, और फिर वही चीज़ है कि बच्चा भी अब वो फ्रस्ट्रेटेड होगा, वो हैंग्री वाला जो सिचुएशन है, वो मतलब ना उसने खाना है, ना वो अगर नींद पूरी करके नहीं उठा तो वो कभी भी अच्छे से नहीं खा पाएगा, क्योंकि जिसकी नींद नहीं पूरी होगी उसको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि आपको नौजिया हो रहा होता है, स्टमक आपका सबसे पहले डिस्टर्ब होगा, तो वो एक, वो कहते हैं ना, बेस पूरा आपने एक साइकिल रात को ही खराब कर दिया। और कहाँ हम कहते हैं कि जी बच्चों को सुबह उठा के एक्टिव करें, लोग क्या करते हैं सुबह उठते ही टीवी लगा देते हैं बच्चों के सामने कि टीवी देख के नाश्ता करेंगे। अब जो बच्चा, और ज़्यादातर आपको पता है कार्टून्स में आजकल दंगे फसाद ये वो फजूल चीज़ें चल रही होती है, जो बच्चे इस किस्म की चीज़ अपने जहन में देख के जाएंगे उनका दिन फिर कैसे गुजरेगा? वो जाके भी वही सिचुएशन, एंड देन स्टार्ट ही स्क्रीन के साथ अगर हो गया तो देन फिर तो पूरा दिन, सो इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमैटिक। सो हमारा बेसिक प्रेमिस ये है व्यूअर्स कि अपने दिन का पॉजिटिव आगाज़ करें। अगर आप अपने दिन का नेगेटिव आगाज़ करेंगे तो आपका पूरे दिन की ट्रैजेक्टरी जो है वो चेंज हो जाती है और फिर वो इंसान को डिस्टर्ब करती है। तो अब हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आज देखो मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ा वो जो कहते हैं ना कि इट्स अ वेरी फन काइंड ऑफ मौसम, इसमें मजे मजे की चीजें खाने का दिल चाहता है। समोसे हो गए, चाटें हो गई, शक्करकंदी गरम गरम खा ली, मतलब इस किस्म की चीजें खाने को दिल चाहता है। भुने हुए चने हो गए, वो कॉर्न आपको भुनी में मिलती है, मकई मिलती है, तो इस तरह की चीजें खाने को दिल चाहता है। आप क्या किचन में बना रही हैं? आज हम सबके ही जो फेवरेट होते हैं, हम पकोड़े बना रहे हैं, डिफरेंट तरह के बनाएंगे हम, पालक वाले भी, आलू वाले, बैंगन वाले, तो पूरा एक हम अपना मिक्स प्लेटर जो है पकौड़ों का वो रेडी करेंगे। ऑसम। तो हम पकौड़ों का एक मिक्स प्लेटर तैयार करेंगे। बड़ी दफ़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गेस्ट घर आ गए हैं क्या करें। व्यूअर्स, एक्चुअली स्नैक के तौर पे या एपेटाइज़र के तौर पे आपके घर डिनर भी हो
तो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि एक पकौड़ों का प्लेटर तैयार करवा लेती हूँ और एक जो नॉर्मल पापड़ नहीं मिलते, पापड़ फ्राई की और साथ में इमली की चटनी रख दी। आई कांट टेल यू व्यूअर्स, लोग इतनी तारीफ करते हैं और इतना कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि इतना मजे का आपने शुरू का स्टार्ट किया। घर पे अगर डिनर पे लोग आ रहे हैं तो शुरू में आपने ये चीजें रख दी, बाद में आपने सालन ग्रेवीज दे दी। बहुत से लोग चावलों के साथ भी पकौड़े एंजॉय करते हैं और कड़ी तो वैसे ही सबकी फेवरेट है। सो जिस दिन आप चाय के लिए मतलब दोपहर को आपने जैसे कि अगर शाम को आपने पकौड़े बनाने, आपने बेसन का मिक्स बना लिया, शाम को आपने पकौड़े फ्राई करके एंजॉय कर लिए। पकौड़ों को आप पहले भी मिक्स करके रख सकते हैं अगर आप उसमें सब्जियां ना डालें तो उस वक्त, बिल्कुल, और एंड टाइम पे जब डालनी हो तो उसको वो कर लें। सो ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो किचन में आज आपके साथ हम पकौड़ा प्लेटर तैयार करेंगे। सुबह सुबह कभी पकौड़े खाने को भी दिल चाहता है, हमारा तो अक्सर चाहता है, पता नहीं आपका चाहता है कि नहीं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कॉल ज़रूर कीजिएगा और अपनी मॉर्निंग रूटीन हमारे साथ शेयर कीजिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बना रहे हैं आज पकौड़े और पकौड़े सबके फेवरेट होते हैं, बिल्कुल, और जिसके नहीं होते हमने उनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए ना। बिल्कुल, डन। पकौड़े तो जिंदगी की खुशियों में से एक हैं। एग्जैक्टली, पकौड़े हमारा सब कुछ हैं। इटसेल्फ पकौड़े सेलिब्रेट हो सकते हैं। एक पकौड़ा डे होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए इतने आलमी दिन होते हैं, जिस तरह आज वर्ल्ड नमोनिया डे मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में, तो वर्ल्ड पकौड़ा डे भी मनाना चाहिए। पकौड़े तो खुशियों का बाइस है। बिल्कुल, सिर्फ रमजान में नहीं, हर वक्त, हर चाय के साथ, एनी टाइम, हर वक्त, हर सेकंड दोपहर में पकौड़े हो जाते हैं। और आपने भी सब्जियों की एक दुकान लगा दी, हर तरह पालक वाले और बैंगन वाले पकौड़े मेरे, ठीक है, आलू वाले भी, बाकी सारे इनको खिला दें। चलें, ठीक है, डन। बट आलू, बैंगन और पालक वाले और हरी मिर्च भी खा लूंगी। चलें, ठीक है। इनको कुछ नहीं देंगे हम, ठीक है। इनको सूखा बेसन फ्राई करके ये अच्छा बात है। सूखे बेसन के भी पकौड़े बड़े मजे के होते हैं, बिल्कुल। जस्ट बेसन के अगर आपने अनारदाना ये वो सारा कुछ डाला हो, बेस तो उसकी वही आपने पूरी बनाई। अच्छा मैं एक बात बताऊं, मुझे ना वो जो पैकेट के रेडीमेड होते हैं ना, वो बिल्कुल भी पकौड़े मजे के नहीं लगते। और व्यूअर्स, सच्ची बात है, जो हमेशा हम एक ही बात आपको रेकमेंड करते हैं कि प्लीज 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 डब्बे की चीजों से बाहर निकल आएं। बिल्कुल, पूरी दुनिया नेचुरल एंड ऑर्गेनिक की तरफ चली गई है। मसाला जात भी नेचुरल एंड ऑर्गेनिक यूज हो सकते हैं। जैसे कल मैं और हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरह हल्दी, फ्रेश हल्दी मार्केट के अंदर है, आपको ड्राई हल्दी यूज करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, सालन वगैरह के अंदर, ऑब्वियसली पकौड़ों में तो आपको ड्राई यूज करना करते हैं कि उसी को लेके फिर जो मतलब पहले तो आपको पता है कि मदर्स भी, नानी अम्मी वगैरह, वो तो उसको लेके साफ करके अंदर फिर ड्राई करते थे, फिर उसके बाद उसको वो पीस के और वो रख लेते, फिर वो पूरा साल यूज। और बाय द वे नैयर आपा जो है मिसेस नैयर ज़िक्रिया, नैयर आपा अक्सर मुझे जो है इसी तरह घर में वो अपनी हल्दी वगैरह ड्राई करती है और मुझे भी अक्सर दिया करती थी। बिल्कुल, कहती है हम तो मिर्चें भी घर पे खुद पीसते हैं, हम हल्दी खुद ही उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, उसके का जो फ्लेवर आएगा। सेम थिंग विद सूखा धनिया, ये सारी चीजें कहती है हम पाउडर सारे खुद ही बनाते हैं। बिल्कुल, अपनी निगरानी में इतना कोई वो नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि ज़ाहिर देखिए हम लाएं घर, उसको साफ करें, जो साफ हम करेंगे। मार्केट में भी ठीक है, अच्छी चीज़ें मिलती हैं, बट उस तरीके की उनकी ना तो सफाई हुई होगी, ना उस तरीके से वो हाइजीन का कोई ख्याल रखेंगे। हम उनको क्लीन करके एंड देन फिर उन्हें जब हम पीसेंगे और बनाएंगे तो वो फ्लेवर ही अलग आएगा उसका। तो चले किचन की तरफ अब हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम पकोड़े कैसे बना रहे हैं। अभी तो खैर हमने मिक्स बनाना है, राइट? हाँ जी, ये मिक्स यार वो वाला मिक्स बताओ जो मतलब एक इजी हो और जिसमें मसला ना हो। इसमें अनारदाना डालोगे? नहीं, इसके अंदर मैंने सारा मसाला एक अलग से पीस लिया है। अच्छा, ये देखिए मिक्स मसाला हमने पीसा है, वो मसाला हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे और ये आप बना के रख लें। ये नहीं आप ठीक रोज़ रोज़ आप नहीं बना सकते, कोई मसला नहीं है। तेल तो आपने ऑलरेडी जी, ये मैंने किया हुआ है ताकि जब थोड़ी देर में कर लेंगे, जब तक हम ये मिक्स कर लेंगे। ठीक है, मेरा ख्याल अभी हम इतना बना लेते हैं, फिर जितनी ज़रूरत होगी हम मज़ीद उसको ऐड कर लेंगे। इसके अंदर अब हमें जितना पानी चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको ना तो भी हम पतला करेंगे। साथ में मैं आपको जो इंग्रेडिएंट्स वैसे तो सिंपल ही हैं बिल्कुल, वो बता देती हूँ। ये लाओ मैं इसको मिक्स करती हूँ, तब तक आप ना अपनी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बताइए। बेसन ले लेंगे हम लोग, अभी मैं आधा किलो का बना रही हूँ। डाल दूँ? जी, ये आप डाल दें, इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालना है या सोडा डालना है। जी, ये डाल देंगे। ये मसाले हम इसमें डालेंगे सारे। इसके लिए आप बेसन ले लेंगे आधा किलो, सुरख मिर्च पाउडर ले लें आप, तकरीबन मैंने 1 जो है वो टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ। और उसके साथ आप ज़ीरा ले लें, भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा लेंगे हम लोग, आधा खाने का चम्मच वो है। सॉल्ट आपके टेस्ट के मुताबिक है। कलर अगर आप डालना चाहें वो भी आपकी चॉइस है। बेकिंग पाउडर है 1.5 टीस्पून। पानी 2 कप डाल रही हूँ। हरी मिर्चें पेस्ट डाल लें या काट के डाल लें।
2 खाने के चम्मच ऑयल फ्राइंग के लिए हरा धनिया डालेंगे। इसके साथ इसके अंदर जितने भी हम लोगों ने वेजिटेबल्स यूज़ करनी है, आलू है, गोभी है, पालक है, लौकी के बनाना चाह रहे हैं, जो भी आप बनाना चाह रहे हैं वो आपकी चॉइस है, वो आप साथ में डाल देंगे। उसके अलावा जो मसाला है मैं उसका आपको बता देती हूँ। ये एक चाट मसाला। मैंने एक दफा ना मशरूम पकौड़े भी खाए यार ज़बरदस्त बने होंगे वो तो। फ्रेश मशरूम्स थे उनके पास, तो उन्होंने मशरूम पकौड़े बनाए। मैंने कहा यार ये तो बड़ी मजे की चीज़ है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि हम इसमें पानी अब एंड में थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि हम जब फिर वेजिटेबल्स डालेंगे तो जाहिर है कि उसका भी एक पानी भी तो करनी है ना। हाँ जी, तो ये अब मैं इसमें जो मैं आपको ये मसाला है चाट मसाला, मैंने ये एक्चुअली चाट मसाला बिल्कुल नहीं है, इसके अंदर हमने अजवाइन डाली है, इसके अंदर ज़ीरा डाला है, साबुत धनिया है, थोड़ा सा अनारदाना, काला ज़ीरा, टाटरी, नमक और रेड चिली और थोड़ा सा लहसुन पाउडर, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके तो इनको हमने मोटा कूट लें। बहुत ज़्यादा पाउडर ना बनाएं, क्योंकि अच्छा लगता है जो आपका पकोड़ों के अंदर अगर हल्का हल्का सा आता है मुंह में तो वो अच्छा लगता है। ये निकाल लो, ठीक है। थोड़ी सी हमें ज़रा सा कलर आएगा, हल्की सी मैं हल्दी डालनी, बिकॉज कलर जो फूड कलर है उससे मैं प्रेफर करती हूँ कि हम हल्दी डाल लें। और एक और ऑप्शन ये है कि फ्रेश हल्दी आजकल मार्केट में अवेलेबल है। बिल्कुल, आपने क्या किया कि आपने फ्रेश हल्दी के अंदर ही ना थोड़ा सा वो डाल दिया, फ्रेश हल्दी को कद्दूकश कर लिया। बिल्कुल, वो इतना कलर आपको हम जब कर रहे थे वो इतना कलर उसका निकल रहा है। अगर थोड़ी देर आप उसे पानी में सोक कर दें और फिर आप वो ऐड कर लें। बहुत अच्छा, प्लीज अच्छे से मिक्स करना है। और नमक की मिकदार ना ज्यादा हो ना कम हो, बिल्कुल इसमें पूरा नमक होना चाहिए। जब आप टू मच डाल देते हैं ना तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। ये मैं ऑन करूँ? हाँ, अब हम चूल्हा ऑन कर देंगे जी, क्योंकि पकौड़े आपको पता है आलू के ज्यादा टाइम लगते हैं पकने में, लेकिन पालक के फौरन ही हो जाते हैं। सो द फैक्ट इज इट हैज ये हम बेस बना लेते हैं पूरी इसको, मतलब पतली सी। उसके अंदर हम जो पहले हमने फ्राइंग करने हैं ना, सॉर्टेड जो हमने निकालने हैं, जैसे बैंगन के, आलू के, ये वाले हम निकाल लेंगे। फिर उसी के बाद हम इसके अंदर ही प्याज डाल देंगे। आपने पालक डालनी है, कटी हुई पालक दिया मेरे पास थोड़ा सा। अगर आप हम लोग साथ में जो आलू है वो बारीक बारीक काट के डालेंगे, थोड़ा सा पानी और डालेंगे जी। अभी बहुत ज्यादा गाढ़ा है ताकि गेम सारी कंसिस्टेंसी की है। बिल्कुल, पकोड़ों में सिर्फ यही काम है आपका। जब आप बहुत ज्यादा वो लिक्विडी बना देते हैं तो होता ही है कि वो लगता नहीं है वेजिटेबल जी। चम्मच जाने को डूबने लगा था, चम्मच डूबने को था। हाँ जी, चलिए मैं करती हूँ ना वो जो अम्माएं करती हैं कि कपड़े ना खराब कर लेना, कपड़े ना खराब हो। नहीं भाई, मेहमान भी तो आए हुए होते हैं ना जब बंदा इस तरह से बना रहा होता है तो फिर बिला वजह इशू बन जाता है। ये देखिए, थोड़ा सा और कर लूँगी ताकि ये फिर ना, क्योंकि क्रिस्प जो आएगा ना, जितना अगर आप बहुत गाढ़ा सा बना देंगे ना। मैं कितनी अच्छी असिस्टेंट हूँ व्यूअर्स, अब देखिए मेरे से बेहतर असिस्टेंट नहीं आपको कोई मिलेगा। नो डाउट, थैंक यू सो मच। सिर्फ इसलिए क्योंकि पकौड़े पसंद है, इसलिए नहीं क्योंकि आप पकौड़े खाने का इस टाइम जो है बहुत दिल हो गया है। अच्छा, ये वाला चम्मच इज योर बेस्ट। बिल्कुल, ये मेरी रिकमेंडेशन है कि इस तरह का बड़ा वाला भी और छोटा वाला आप ले लें। आगे वैसी सर्दियां आ रही हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास सही इक्विपमेंट। और ऐसे इस मौसम में दिल करता है ये वाली चीज़ें आप बना लें। और इनको जो है, जैसे भी आपने कड़ी का भी जिक्र किया, तो अब यही मैं सोच रही हूँ कि क्या हो सकता है इस बारे में। कड़ी अब आपने कह दिया है तो कड़ी इज आल्सो अ डिलीशियस। बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन कड़ी। पता नहीं आप में से किसी को व्यूअर्स बनानी आती है कि नहीं, किसी के पास रेसिपी है तो खुदा का वास्ते मेरे साथ शेयर कर ले। एक होती है लहसुन वाली कड़ी, हाँ, वो जो फ्रेश लहसुन आता है, जिसमें पालक के पत्ते भी डलते हैं। वो कड़ी इतने मजे की है। हमारे घर एक दफा कोई लेके आए मामा के रिलेटिव्स, मुझे ये भी नहीं याद कि वो कौन से रिलेटिव्स हैं क्या, मुझे सिर्फ इतना पड़ा है। चलिए पकौड़े साथ डालने शुरू कर देते हैं हम। पहले मैं ज़रा आलू से शुरुआत करें, फिर हम टेस्ट भी कर लेंगे, आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल इतना ठीक है फ्लेम में, इतना फ्लेम बिल्कुल ठीक है। आलू को टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। सो बात ये है कि अच्छा, बहुत मोटे मोटे आलू भी नहीं, लोग क्या करते हैं कि चिप्स बना लेते हैं। अगर आपने चिप्स के शेप के करने हैं तो पहले उनको आधा कुक कर लें जी, पहले हाफ बॉईल कर लें, फिर वरना वो इतने पतले पतले चिप्स की तरह के तो बिल्कुल ठीक रहते हैं। लेकिन जब आप इसके अंदर वो करते हैं ना, जब आप बड़े पीसेस बनाते हैं फिर वो गलते नहीं है, फिर वो फायदा होता है, वो बाहर से सॉफ्ट हो जाते हैं, अंदर से बिल्कुल कच्चे होते हैं। दूसरा एक काम इसमें आपने ये करना है, जैसे अब बैंगन भी हमने काटे हैं और ये आलू भी, इनको काट के आप पानी में डाल के रख दें। धनिया नहीं डालना हमने, धनिया थोड़ा सा मैं इसमें डाल लेती हूँ जो चॉप किया हुआ है, तो इससे ग्रीन चिली भी डाल दूँ, थोड़ी सा जरा कलर बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। ये तो आपको पता है कि धनिया और हरी मिर्च से अपना ही कलर आ जाता है। मैं वैसे कह रही हूँ कि वेरिएशंस है ना व्यूअर्स, घर में कोई सब्जी ना, आलू तो पड़ा ही होता है, जो सब्जी हो उसके आप पकौड़े बना लें। अच्छा, ये अब जो बैंगन है ना, इसके लिए हमने इसको डायरेक्ट एज इट इज़ नहीं डालना, इसमें हमने जो मसाला है ना, थोड़ा सा हमने इन पे मसाला, क्योंकि अदरवाइज ये बिल्कुल फीके रह जाते हैं। सिर्फ कोटिंग नहीं आप इसके साथ कर सकते कि जस्ट कोटिंग हो गई है तो उससे, ये इसके ऊपर हल्का सा जो हमने मसाला आपको लिखवाया है, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा रेड आप जो पाउडर है, रेड चिली पाउडर डाल दें, हल्का सा सॉल्ट, तो ये
इसका जो है ना वो टेस्ट ही अलग आएगा। फिर आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ या एज इट इज़ भी अगर आप लेना चाह रहे हैं। ये देखिए, अच्छा हम लोग वैसे इसमें थोड़ा सा ना आलूओं को भी थोड़ी सी कोटिंग कर लेते हैं पहले। और एक बेहतरीन चीज़ जो ये देखिएगा, पालक, क्या पत्ता पालक का, है मेरा फेवरेट। ज़बरदस्त। मैंने कहा शुक्र है कि अच्छा, पालक का पत्ता इसके जैसा तो क्रिस्प किसी में भी नहीं आता, कोई भी आप बना लेना बनेंगे बाकी भी बड़े अच्छे। एक्सक्यूज मी। पर जो पालक का है ना वो लुक एंड कलर खतरनाक हद तक खूबसूरत आएगा। खतरनाक हद तक खूबसूरत आएगा, खूबसूरत नहीं आएगा, खतरनाक हद तक आएगा। एंड ऑफ कोर्स प्लीज एक और चीज, पकौड़े कभी भी आपने अखबार पे नहीं निकालने। इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस, एक्सट्रीमली डेंजरस, क्योंकि अखबार के ऊपर लगा होता है कार्बन और वो कार्बन बहुत डेंजरस होता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्यूअर्स कि आप जब भी मतलब कोई भी चीज़, चाहे आप समोसे बना रहे हैं, चाहे आप पकौड़े बना रहे हैं, आप कुछ भी बना रहे हैं, आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे आप अपनी सेहत को मुतासिर करें। मैं बाहर से क्यों कहती हूँ कि बाहर से पकौड़े ना लें, क्योंकि वो अखबारों में लपेट के आपको दे देते हैं और वो अखबार में लिपटा हुआ पकौड़ा जो है ये अगर मैं डाल यहाँ पे डालेंगे। और हाँ, इनको एक दूसरे से चिपकना नहीं चाहिए। यू हैव टू गिव इतनी मार्जिन कि वो कुक भी हो जाए और चिपके ना, क्योंकि और बहुत ज़्यादा ओवरलोड ना करें ना उसको। आप जैसे एक बैच में आपको लग रहा है कि इतना कढ़ाई में फिल हो गया तो उतना एक दफ़ा में निकाल लेंगे, फिर उसके बाद मज़ीद ऐड कर देंगे। इनको भी मैं ये मसाला। अच्छा, और मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ कौन से मौक़ों पे पकौड़े खाए जाते हैं? हर बंदे के घर का अपना सिस्टम होता है ना। जी। कुछ लोग जो है पकौड़े स्पेशल किसी ओकेजन पे, जैसे चाय टी पार्टी हो गई, जैसे अच्छा, कोई भी गेट टुगेदर हो गई कि अब घर वाले अभी इकट्ठे आ रहे हैं, कुछ मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो मतलब जैसे बाकी आप चीज़ें करेंगे साथ में, आप लोग कुछ भी और स्नैक्स कर रहे हैं, पकौड़े साथ में आप एक प्लेट बना लें। और वही जैसे बताया, आलू के पकौड़े हमारे घर में बहुत फेवरेट हैं। बैंगन के होता है कि सिर्फ अम्मी खा लेंगी, मैं खा लूँगी, लेकिन आलू के पकौड़े तो जितने होंगे उतने कम है, इतने सबको माशाल्लाह पसंद है। बहुत से लोग ना बेसन भी डाल देते हैं, वो मैदा भी डाल देते हैं, कॉर्नफ्लावर भी डाल देते हैं इस मिक्स के अंदर। इसके बारे में क्या कहोगे? इसके लिए होता है कि इसके अगर आप डालना चाह रहे हैं ना, सिर्फ आप जैसे अब ये मैंने एक फ़र्ज़ कर लें कि 1 कप आपने ये लिया, तो आप 1 या 2 टेबलस्पून मैदा ऐड कर सकते हैं। उससे ये होता है कि जो एक बहुत अच्छा सा क्रंच आता है ना, होंगे ये भी बहुत क्रंची, लेकिन थोड़ी देर बाद ये सौगी हो जाएंगे, क्योंकि बेसन इटसेल्फ इस तरह की चीज़ है कि इसके अलावा अगर मैं आपको एक और टिप इसकी बता देती हूँ, आप इसमें ये कर सकते हैं कि जब आप इनको निकाल लेते हैं, आपने जो टिश्यू पेपर रख के उसको पेपर फैला दिया, एंड देन उसके बाद आप इसमें हल्का सा ये जो हमारे पास बेसन है, हल्का सा आप इस पर डस्ट कर दें, बिल्कुल डस्ट। और उसके साथ आप देखिएगा कि वो जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सोक कर लेगा और वो पकोड़े आपके मतलब आधा पौना घंटे बाद भी ऐसे ही क्रिस्पी रहेंगे। वरना ये होता है कि पकोड़े थोड़ी देर बाद फिर बिल्कुल सौगी हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। इस वजह से असल में हम लोग ये ट्रिक्स यूज़ करते हैं। लेकिन हाँ, आप 1 टेबलस्पून मैदा ऐड कर सकते हैं और उससे अच्छी आपको रिजल्ट जो है वो नज़र आता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है उससे। अच्छा, एक और मज़े की चीज़ जो मैं व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी, आपको पता है कि उसके पकौड़े भी बहुत मज़े के बनते हैं, पनीर के। हाँ बिल्कुल, मेरी खाला के घर कॉटेज चीज़, वो जो मतलब लिक्विड वाली कॉटेज चीज़ नहीं, वो जो सख्त वाली कॉटेज चीज़ होती है, उसके क्यूब्स। अब इसका ये मत चेडर चीज़ ना यूज़ कर लेना, वो पूरी पिघल के बर्बाद हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाती है, वो तो फट जाएगी ऑयल के अंदर, उसको टैकल करना बड़ा। उसको आपने करना ये है कि आपने बेसिकली लेना है कॉटेज चीज़ के पीसेस बनाने, इसी तरह बेसन में उसको डिप करना है, फ्राई करना है। इट इज एक्चुअली पनीर के पकोड़े, पनीर पकोड़ा बड़ी एक अच्छी। ये आप क्या कर रही हैं? ये मैं अब आपके लिए एक स्पेशल चीज़, आप बीज निकाल लें मेहरबानी, आप नहीं वही मैंने डालें। नहीं वो हरी मिर्च हमारी उसमें यूटिलाइज हो जाएगी। हाय अल्लाह, मारेगी हमें मिर्चों से। अच्छा, हर बंदे के घर का सिस्टम फर्क होता है, कुछ लोग बहुत मिर्चों वाले पकौड़े खाते हैं, या कुछ लोगों का ये होता है कि वो ऊपर से बड़ा चाट मसाला डाल के वो लाइक उनको अच्छा लगता है, फ्लेवर एक ऑप्शन होता है। अच्छा, देन एक होते हैं पकौड़े जो मिक्स्ड होते हैं, हाँ जी, हर किस्म की उसमें चीज़ डली हुई होती है। अब ये देखिए ना, अभी मैं ये फ्राई कर रही हूँ एंड दे आर वेरी वेरी क्रिस्पी। ये जो हमने टाटरी वाला एक मसाला बनाया है, ये इसमें थोड़ा सा मैंने डाला। अच्छा, ये अब आप हरी मिर्च का बता। हाँ जी यार, हरी मिर्च में से प्लीज़ व्यूअर्स एक बात जो मैंने ज़रूरी बतानी है, प्लीज़ रिमूव अंदर से बीज। बिल्कुल, उसके बगैर तो लोग बीज नहीं रिमूव करते, उसका तो आप खा ही नहीं सकते। जैसे हम पेरी पेरी भी बनाते हैं तो वो भी ऑब्वियसली आपने उसको अंदर से रिमूव करना है और फिर उसके बाद ये देखिए, पहले आपने इसके अंदर भरा है, इसके अंदर ये डाला है जो हमने मसाला बनाया था ना टाटरी वाला, वो इसके अंदर। हाँ जी, अभी हम इसको, इसके लिए वैसे थोड़ा सा मजीद जो है ना वो बैटर गाढ़ा होना चाहिए मिर्च के लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि ज़ाहिर उस पर हमने एक पूरी कोटिंग करनी होती है। ये साइड की तरफ डालना, तो वो टकरेगा ना इधर उधर बहुत ज़्यादा। 2 मिनट तक ये बड़ी अच्छी सी हो जाएगी। हाँ, बट हरी मिर्च को आपने बिल्कुल टच नहीं करना, क्योंकि उसके ऊपर से फिर मसाला उतर जाएगा। हाँ जी, हर किस्म के पकौड़े की नहीं अपनी अपनी डिमांड होती है।
वैसे तो बेहतर ये रहता है कि आप अलग अलग बनाएं, जैसे आलू वाला एक आपने बैच डाल लिया, पहले आलू वाले निकाल लें, फिर उसके बाद आप बैंगन वाले डालें। अगर आपने प्लेटर बनाना है जी जी, फिर तो आपने ऑब्वियसली सारे एक साथ। मुझे लग रहा है कि ये तो रेडी ये हो गया है, ये वाला हमारा और एक रेडी हो गया, सबसे जो है वो अच्छा होके निकल गया। और ये देखें, पालक डाल दूं मैं और एक आधी? आपने डालनी है तो आप डाल दें। मुझे ये बताइए कि ये आलू के और बैंगन के हो गए हैं बिल्कुल, बस सिर्फ इनका हल्का सा कलर आ जाएगा, अदरवाइज ये कुक हो गए हैं, क्योंकि हमने इतने थिन उनके स्लाइसेस काटे हैं पालक इसके आलू के भी और बैंगन के भी इतने होने चाहिए, बहुत ज़्यादा भी बैंगन के वैसे बारीक नहीं होने चाहिए, लेकिन ये इतने हैं कि ये इतने टेम्परेचर में कुक हो जाएंगे। अब ये मैं बैंगन एक आध और डाल देती हूँ, क्योंकि इनके ऊपर हमने जो मसाला लगाया उसकी वजह से ये फिर ना लिक्विड ही हो जाएगा बिल्कुल। ये ले, इसमें सिर्फ यही है कि सॉल्ट आपका जो पूरा इसमें आपने डाला है, सीजनिंग आपकी पूरी होनी चाहिए। पालक में सिर्फ फ्लेवर इसी चीज़ का होता है। बिल्कुल सही। अब देखिए ना, साइमल्टेनियसली आप अपनी चीज़ें करें, एज लॉन्ग एज आप बैटर को ओवर हाथ ना लगाएं। अब आप बना रहे हैं तो आप ये देखें, फ्रेश पकौड़े आपके सामने और क्रिस्पी। और ये देखें ना, ये स्पून बड़ा एक यूज़फुल चीज़ है, ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देता है। ये ले, ये एक बैच हमारे पकौड़ों का रेडी हो गया, अगले बैच को हम इन प्रोसेस तैयार कर रहे हैं, राइट। सो क्विक बनने वाली चीज़ है ये, और बड़े ही मज़े का, चाहे एपेटाइज़र के तौर पे घर पे सर्व करें या अदरवाइज सर्व करें। एंड व्यूअर्स, जेन्युइनली, लाइक जेन्युइनली, ये देख, ये पकौड़ा है, ये देखिए, एब्सोल्युटली डिलीशियस। अब मैं पालक का पकौड़ा खाती हूँ जी। आप लोग ब्रेक के बाद वापस आए जी। थोड़ी देर बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे डॉक्टर साहब से, जो आज हमें बताएंगे वर्ल्ड निमोनिया डे के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आजकल जहाँ स्मॉग का इशू है वहाँ पे निमोनिया होने का भी बड़ा खदशा है, और कुछ ऐसी एज कैटेगरीज हैं जो बहुत ज़्यादा इससे मुतासर होती हैं। तो ब्रेक के बाद बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जा रहा है। एवरी ब्रेथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक इस बार की थीम है। हमें ज्वाइन किया एक बहुत ही अकम्पलिश्ड पर्सनालिटी ने, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के एट द शालीमार हॉस्पिटल। ही इज़ एन एक्सपर्ट इन ऑल काइंड्स ऑफ लंग डिजीजेस। डॉक्टर अख्तर अली हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब। आते ही हमने आपको पकौड़े खिला दिए। जी, बड़े मज़े के और टेस्टी पकौड़े थे आपके। टेस्टी पकौड़े थे, और आपने ये बात भी क्लियर कर दी कि पकौड़े जो हैं या चिकनाई वाली चीज़ों का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है हमारे सांस के साथ। बिल्कुल। व्यूअर्स, ये बात इसलिए भी करनी ज़रूरी थी क्योंकि बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि जब चिकनाई की चीज़ों की बात आती है और किसी को दमे की प्रॉब्लम हो या इस तरह का कोई इशू हो, तो लोग कहते हैं कि भाई चिकनाई की चीज़ नहीं खानी चाहिए। आपस में फैमिली वाले अक्सर कहते हैं चिकनाई की चीज़ नहीं खानी चाहिए, उससे ख़राब हो जाता है और मसला। व्यूअर्स, जो हम खाते हैं वो हमारे फेफड़ों में नहीं जाता, वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से गुजरता है। हाँ, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, अगर वज़न बहुत ज़्यादा हो और आप चिकनाई की भी चीज़ें खा रहे हैं और आपका मज़ीद वज़न बढ़ जाए जिसकी वजह से आपको चलने फिरने में दिक्कत हो और आपके लंग्स को प्रॉब्लम हो, वो एक मुख्तलिफ चीज़ है। बट चिकनाई का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है सांस से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अब आप 1-1 किलो घी खाना शुरू कर दें। हम सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं जो ओल्ड वाइज टेल्स होती हैं। डॉक्टर साहब, वर्ल्ड निमोनिया डे, सबसे पहले तो ये बताएं निमोनिया है क्या? निमोनिया बेसिकली जिस तरह बाकी और बहुत सारी डिजीज़ हैं, इस तरह निमोनिया भी लंग का एक इन्फेक्शन है। जो हमारा लंग है इसके अंदर बहुत सारी थैलियाँ होती हैं। उन थैलियों के अंदर सांस की नाली से लेकर थैलियों तक कोई सोजिश हो जाए तो उस बेसिकली सोजिश की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएँ तो हम उसको निमोनिया का नाम देते हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी इसकी वो वजाहत है निमोनिया की, कि निमोनिया जस्ट लंग्स का एक इन्फेक्शन जिसको हम निमोनिया कहेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, लंग्स के इन्फेक्शन तो 1000 किस्म के होते हैं, तो इतनी टेंशन की क्या बात है? पूरा दिन मनाना वर्ल्ड निमोनिया डे, इसका क्या तुक हुआ? हाँ, क्योंकि जैसे कि आज के डे की मुनासबत से आप बात कर रही हैं, तो आज है 12 नवंबर, जिस तरह WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डे फिक्स कर दिया है ताकि हम इस डे में एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। क्योंकि निमोनिया बाकी बहुत सारी डेंजरस जो डिजीज़ हैं उनकी तरह ही भी एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। तो इसमें बहुत सारी अमवात होती हैं, बहुत सारी अमवात, इवन कि बच्चों में और बड़ों में, जैसे हम अभी डिस्कशन में बात कर रहे थे।
तो इसलिए WHO ने एक डे फिक्स किया है ताकि इस डे को पूरी दुनिया सेलिब्रेट करे इसको, और सेलिब्रेट करने का मकसद ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करें हम लोगों में, लोगों को बताएं, आम कम्युनिटी में हम खुद अंडरस्टैंड करें, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, तो कि ये जो डिज़ीज़ है ये बहुत डेंजरस डिज़ीज़ है, इससे अगर टाइमली ट्रीट नहीं होगी तो ये कॉम्प्लिकेशन के साथ भी हो सकती है और खुदा न खास्ता इंसान अपनी जान से भी जा सकता है। असल में देखिए ना डॉक्टर साहब, नज़ला भी एक इन्फेक्शन है, बिल्कुल ऐसे फिर फ्लू भी एक इन्फेक्शन है Yes. जिसका फ्लू शॉट लगाया जाता है, निमोनिया भी एक इन्फेक्शन है, अगर देखा जाए तो कोविड भी इन्फेक्शन है। बिल्कुल ऐसे ही। अब क्योंकि जब हल्का सा जुकाम खांसी होता है तो उसको इतना सीरियस नहीं लिया जाता, जिसको ब्रोंकाइटिस या उस एक Yes. कैटेगरी में डालते हैं, तो इसलिए फ्लू को भी नहीं लिया जाता। लेकिन लोग ये नहीं रियलाइज करते कि कॉमन कोल्ड और फ्लू में भी बड़ा फर्क बड़ा है। डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। लोग अक्सर कहते हैं यार नज़ला जुकाम तो होता ही है, फ्लू शॉट की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जब भी ज़रा ठुस होती है तो लोग उसको फ्लू बुला देते हैं। ऐसे ही है, तो बिल्कुल। इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, नॉर्मल, कॉमन कोल्ड, फ्लू और निमोनिया, इन तीनों में फ़र्क क्या है? अजीब सा और मतलब ज़रा औखा सवाल है, लेकिन नहीं, औखा इस सेंस में नहीं है, क्योंकि कॉमन कोल्ड और जो फ्लू है ये बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। ये बेसिकली अपर जो हमारा ट्रैक है ना, जहाँ से हमारी सांस की बड़ी नाली शुरू होती है, इससे ऊपर अगर कोई इन्फेक्शन है ना तो इसको हम फ्लू और कॉमन कोल्ड में रखते हैं। अच्छा, जिसमें नॉर्मल, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, लाइक बॉडी एक्स होना, नाक का बहना, थोड़ा छिंकी बुखार हो आना, जाना। हेडेक होना, बहुत लो ग्रेड का बुखार होना। बेसिकली ये जितने भी फ्लू और कॉमन कोल्ड है, ये नॉर्मली जो वायरसेस होते हैं ना, ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में कोई चेंज हो गई, जैसे बाहर स्मोक है, स्मोक की वजह से कुछ चेंजेस आई तो हमारे जो अंदर झिल्लियाँ हैं उनमें थोड़ी तब्दीलियाँ आ गई, या फिर कोई छोटा मोटा वायरस आ गया जिनकी वजह से हो जाता है, या गर्मी सर्दी हो गई कि हमारे इटसेल्फ बॉडी की, तो उनकी वजह से भी हो जाता है। ये फ्लू और कॉमन कोल्ड नॉर्मली इसमें कैटेगराइज करते हैं। और जो निमोनिया है, निमोनिया में फिर हम कैटेगराइज करते हैं बच्चों में और बड़ों में। अगर हम जैसे बड़ों की बात कर रहे हैं तो वो ये है कि एक होता है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो निमोनिया बेसिकली पूरे फेफड़ों की जो झिल्लियाँ हैं या इटसेल्फ जो फेफड़े हैं, जो उनकी वो एयर सैक्स जिनको बोलते हैं हम, थैलियाँ, उनकी सोजिश को कहते हैं, वो तो बहुत ही ख़तरनाक होता है। तो कॉमन कोल्ड और फ्लू ये ज़्यादा अपर की जो है ना नालियाँ सांस की, ये उनकी सोजिश है, और निमोनिया नीचे वाले हिस्से की सोजिश है, बाकी जितना बड़ी थैलियों वाला लंग है। ओके नाउ, निमोनिया कितना को डेंजरस है, इसमें महसूस के मतलब पहले तो ये बताना कि सिम्टम्स क्या है इसके। क्योंकि देखिए लोगों को फ़र्क नहीं महसूस होता, और किन लोगों को ज़्यादा मुतासिर करता है ये। निमोनिया जो है, इसमें जब किसी को निमोनिया होगा तो सबसे पहले फ़ीवर होना स्टार्ट होगा। ये एक उसका जिसे कहते हैं ना कार्डिनल फीचर है, कि बहुत अहम फीचर है। और फ़ीवर भी बहुत हाई ग्रेड फ़ीवर होता है। ऐसे लोग जिनको 2 दिन का, 3 दिन का बहुत हाई ग्रेड फ़ीवर हो, फ़ीवर के साथ उनको छाती में दर्द होना शुरू हो जाए, सांस फूलना शुरू हो जाए, और नज़ला ज़ुकाम होना शुरू हो जाए, और नज़ले के साथ रेशा ख़ास तौर पे, जो छाती से रेशा बनने लग जाए। एक होता है ना गले से रेशा बनना, वो नहीं, जो छाती से रेशा निकलने लग जाए बहुत ज़्यादा मिकदार में, तो उस सूरत में हम सोचते हैं कि इस आदमी को या इस इंसान को निमोनिया हो सकता है। तो ये बेसिकली 2-4 ऐसे सिम्टम हैं। ये तो हैं जो एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में अगर हो जाए। बच्चों में ये ज़रा मुख्तलिफ़ तरीके से बिहेव करता है और बड़ों में मुख्तलिफ बिहेव करता है। बड़ों में ये होता है कि नॉर्मली जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो खाना पीना छोड़ देते हैं, वो गुनगुनुदगी में चले जाते हैं, वो अपनी एक्टिविटीज़ अच्छी तरह नहीं कर सकते, चलते हुए सांस फूलता है उनको। तो उसकी जो वजूह, उसकी जो सिम्टम्स हैं वो इस तरह डेवलप होते हैं। तो बच्चों और बड़ों में दोनों सिम्टम डिफरेंट हैं। ये सिर्फ अडल्ट में ज़रा टिपिकली प्रेजेंट करता है, टिपिकल ये सिम्टम है इसके। एडल्ट्स में एज इन बुज़ुर्गों में? एडल्ट्स में, बुज़ुर्गों में तो बिल्कुल जो छाती में दर्द है या बुखार होना या रेशे का आना, वो बाज़ औक़ात कम हो जाता है, वो उस तरह नहीं आता है। लेकिन सिर्फ ऐसे होता है कि वो गुनूदगी होना शुरू हो जाती है बुज़ुर्गों में। खाना पीना कम करते हैं, जिस तरह बच्चे होते हैं, बच्चों में निमोनिया हो तो बच्चे भी खाना पीना कम कर देंगे, मदर फीड नहीं लेंगे, ज़्यादा ड्राउजी होना शुरू हो जाएंगे, गुनूदगी में रहेंगे ज़्यादा टाइम। डॉक्टर साहब ये डेंजरस कितना है, मतलब क्या ये जानलेवा है? जी बिल्कुल, बच्चों में। क्योंकि लोग सीरियस नहीं लेते इसको। बिल्कुल और नहीं अक्सर लेते। ऐसे होता है कि बुजुर्गों में तो सुनते हैं कि जी उनको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ,
फेफड़ों में पानी पड़ गया, ओ नो उनको डबल नमोनिया हो गया, ट्रिपल नमोनिया हो गया, yes. ये भी अजीबोगरीब कुछ सुनने वाली बात है। असल में हमारी सोसाइटी में ये है कि लोग नमोनिया पे इतनी तवज्जो नहीं देते। अगर फ़ीवर हुआ तो जो आम गली मोहल्ले में, क्योंकि हमारे घर में आसपास में हर दूसरा बंदा डॉक्टर है अनफॉर्चुनेटली, तो इट जो चुको तो डॉक्टर निकलता है। हाँ इट चुका डॉक्टर नहीं डॉक्टर। इस तरह ही, तो वो उससे जो भी लोकल ट्रीटमेंट है वो ले लेते हैं। वो उस प्रॉपर किसी क्वालिफाइड बंदे के पास जाते नहीं हैं ताकि तशखीस करवाएं। तो उससे क्या होता है, नमोनिया का जो जिस भी वजह से है वो प्रॉपरली ट्रीट ही नहीं होता, वो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। जब कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है तो फिर किसी डॉक्टर के पास, क्वालिफाइड के पास पहुंचते हैं, कहते हैं जी हाँ जी अब ये प्रॉब्लम हो गया। तो सबसे बेहतर तो यही है कि जब कभी ऐसे सिम्टम हों तो बेहतर ये आपने किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, उसको बताएं कि उससे फिर वो इन्वेस्टिगेट करे कि वाकई ये नमोनिया एग्जैक्टली किस टाइप का है। डॉक्टर साहब, इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, इसकी तशखीस कैसे होती है? हाँ, लोग ना घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे। आधे से ज़्यादा तो बुजुर्ग इस खौफ से ही नहीं जाते। चले बच्चे तो रोते पिटते बंदा उठा के ले ही जाता है, नींद में ही उठा के ले जाता है कि चेक करा ले। बुजुर्ग तो मानते ही नहीं है। सबसे ज़्यादा मैंने हमेशा डॉक्टर साहब स्ट्रगल किया बच्चों से ज़्यादा बुजुर्गों के इलाज में। सुनते ही नहीं है और बड़ों को आप कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि देखिए हमारे बुजुर्गों की इज्जत सर आंखों पे, तो आप उनको और वो बच्चों से ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं इस मामले में। तो तशख़ीस का सबसे अहम यह है कि जब भी कभी ऐसे सिम्टम्स बुज़ुर्गों में पर्टिकुलरली या यंग एज में लगें तो कोई इतना बहुत बड़ा वो डिफ़िकल्ट टेस्टिंग नहीं है। आपकी मैं ये बात से एग्री करता हूँ, वाकई बुज़ुर्ग हॉस्पिटल आने से बहुत घबराते हैं कि वहाँ जाएंगे पता नहीं डॉक्टर क्या क्या टेस्ट करेंगे, कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन होगी, कॉस्ट भी होगी और शायद दाखिल भी ना कर लें। तो सबसे फियर्ड होते हैं, ज़्यादा डरते हैं इस चीज़ से कि दाखिला ना कर लें हमारा। तो इसमें अगर ये ऐसे सिम्टम हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक चेस्ट एक्सरे, क्लिनिकल हिस्ट्री, डॉक्टर हिस्ट्री पूछेगा, सिम्टम पूछेगा क्या क्या है, फिर डॉक्टर उस लिहाज से अपनी तशख़ीस, जिसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं, वो बनाएगा। और एक सिंपल चेस्ट एक्सरे जो है ना वो इसकी तशख़ीस दे देता है। बहुत सारे केसेस नमोनिया में सिर्फ एक एक्सरे बता देता है हमें कि ये नमोनिया है या नहीं। डबल और ट्रिपल ये क्या होता है? हाँ, ये भी एक है बिल्कुल डबल। क्योंकि मेरी खाला को जब हुआ था, शी इज़ हार्ट पेशेंट, उनका बाईपास भी हुआ दिल का। उसके कुछ सालों के बाद वो लाहौर आई ट्रैवल करके, तो तबीयत उनकी ख़राब होनी शुरू हुई। जब तक वो कराची वापस पहुंची तो पता चला कि उनको नमोनिया नहीं, डबल नमोनिया है। और फिर वहाँ पे आगा खान हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ। मैं यहाँ से फ़ौरन 2 दिन बाद ही फ्लाई करके गई, उनके पास 2 दिन रुकी। और वो बहुत स्केरी टाइम था, क्योंकि डॉक्टर्स तो कह रहे थे जी दुआ करें। हमारा तो वो जो कहते हैं ना पंजाबी में तरा ही निकल गया कि क्या मतलब दुआ करें, अभी तो ठीक थे, अभी तो शादी अटेंड करके गई हैं लाहौर से। और इतनी उनकी एज नहीं है, वो कोई मतलब 80s में नहीं है, लेट 60s में थी वो अपने। जैसे हमने पहले बात की कि नमोनिया जो है ना सबसे लीथल और डेंजरस जो है बच्चों में और बड़ों में इनमें होता है, या फिर ऐसे जो बड़े बुज़ुर्ग वो जो 60 से ऊपर हों, या फिर वो लोग जिनके कुछ मसाइल हैं, लाइक जिनका दिल का मसला है, गुर्दों का मसला है, गुर्दे काम नहीं करते, हार्ट फेल है या शुगर है, इनको हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं। ऐसे जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत दूसरों की बनिस्बत, मतलब रेगुलर इंसान की बनिस्बत कम होती है, बहुत कम होती है। तो ये नमोनिया का जरासीम बड़ी जल्दी कैच कर लेते हैं। और जो जैसे आपने पूछा, क्वेश्चन किया कि डबल नमोनिया है, ट्रिपल नमोनिया, असल में लंग के मुख्तलिफ हिस्से हैं। तीन हिस्से इधर हैं, 3 थैलियाँ बड़ी इधर हैं, मतलब उसको अल्लाह ताला ने डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट सेक्शन में। तो अगर एक हिस्से का होगा तो हम उसको आम फहम लैंग्वेज में सिंगल नमोनिया कहेंगे, नमोनिया कहेंगे बस। हाँ, नमोनिया। और अगर 2 लोब इन्वॉल्व हैं तो फिर हम उसको डबल कह देंगे, या फिर हो सकता है राइट भी हो और लेफ्ट लंग भी इन्वॉल्व हो। तो डॉक्टर साहब कभी ऐसा होता है कि दोनों फेफड़े दोनों में ही हो जाए पूरा? क्योंकि मैं इसको क्या कहते हैं? और आप तो एक्सपर्ट हैं इसके अंदर। मैं पल्मोनोलॉजी के साथ आईसीयू भी करता हूँ ना, तो मेरे पास वेंटिलेटर भी मरीज़ होते हैं। तो उसमें बहुत सारे केसेस बुज़ुर्ग जो हैं हमारे, या वो यंग लोग जो प्रॉपरली इलाज नहीं करते, उनमें अक्सर ऐसे होता है कि एक नहीं दोनों लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। और वहाँ हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, पेचीदगियाँ होती हैं उनको ट्रीट करना। एंटीबायोटिक आप जितनी अच्छी दे लें, लेकिन वो इतना स्प्रेड कर चुका होता है ना। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें कुछ हमारी अपनी भी कोताहियाँ हैं कि
कि हमने ज़िंदगी में इतना एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया Yes, होता है ये कि बात। जिस वक्त तक बुजुर्ग आते हैं आपके पास वो कोई 70,000 दफ़ा तो 70 दफ़ा तो कम से कम एंटीबायोटिक अपनी ज़िंदगी में ले चुके होते सही कह रही हैं। हैं। ज़रा ये भी एक्सप्लेन कर दें व्यूअर्स को कि ज़रा सी छींक आती है तो एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं और ख़ुद ही शुरू कर देते खुद हैं। ही कर देते हैं। ये हमने बेसिकली जब से कोविड आया आपने देखा होगा कि ये जो एजोमैक्स गोली है ये हर आम राह चलते जो क्या कहते हैं रेडी वाला दुकान वाला इसको पता है। लोगों ने कोविड में एंटीबायोटिक्स का इतना मिसयूज़ किया और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम है जो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। तो एंटीबायोटिक का मिसयूज़ करने से बहुत नुकसान हुआ। अब जिसका थोड़ा सी छींक आए या गला ख़राब हो वो कहते हैं एंटीबायोटिक यूज़ कर लें। तो ये एंटीबायोटिक बार बार यूज़ करने से हमारे यहाँ रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। इसको हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। पाकिस्तान में ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और बड़ी अलार्मिंग हद तक पहुँच गई है। जो अच्छी एंटीबायोटिक्स हैं वो हम अब शायद हमारे लिए बड़ी नायाब हो जाएं क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस इतनी है कि वो उस जरासीम को किल नहीं पता कर नहीं हम अब पाते। 5th जनरेशन पे आ गए हैं। जी 5th जनरेशन चल रही है हमारे पास यानी एंटीबायोटिक्स कि या एक 4th लॉट जनरेशन। हुआ है एंटीबायोटिक का, फिर वो काम करना रुक गया तो 2nd जनरेशन आई, 3rd आई, Third generation। अब 5वीं जनरेशन पे आ गए हैं व्यूअर्स। तो इसलिए एंटीबायोटिक मेरा ये खुदारा ये एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कभी भी गला ख़राब हो, फ्लू हो, फीवर हो, जिसे कहते हैं ना होम रेमेडीज़, आप मेरे से बेहतर जानती होंगी कि होम रेमेडीज़ सबसे पहले वो करें, डायरेक्ट एंटीबायोटिक्स पे ना जाएं, बिल्कुल ना जाएं। ये एक ज़रूरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं देखना बड़ी चाहिए। दफ़ा लोग ये भी कहते हैं कि यार तुम बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है तो फिर दवाइयाँ शुरू करती हो। भाई अगर बच्चे को अभी वो ये वाली बात है कि चूंटी को आपने मारना है, बजूका निकाल लें। हाँ ऐसी बात। बेचारी चूंटी को वैसे ही ना मारे, लेकिन अगर वो चूंटी बीमारी है तो उसको फिर फिर स्टेप बाय उसको- स्टेप लेके चलें। स्टीम दे, कमरे में ह्यूमिडिफायर चलाएं, यूकलिप्टस ऑयल होता है जो बेसिकली जिसके जो विक्स लोग इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली उसकी बेस यूकलिप्टस ऑयल होता है। थोड़ा सा आपने पेट्रोलियम जेली ली, उसमें कुछ कतरे डाले, उसको मिक्स किया और उसको बच्चे की छाती पे और बैक पे लगा दिया, बिल्कुल एक एक कतरा, क्योंकि वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है जिस तरह टी ट्री ऑयल होता है। ये नेचुरल चीज़ें तो करें ना, पहले गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ठंडे Yes। पानी से बच्चों को पर करें। पर डॉक्टर साहब अगर निमोनिया बच्चों में या बुजुर्गों में बिगड़ जाए, लोग कहते हैं कि अगर कि जो अक्सर ये मैंने बात सुनी है कि आए हाय वो तो वेंट पे चला गया अब वो नहीं बचेगा। क्या ये सच है कि जब वेंटिलेटर पे बंदा चला जाता है तो वापसी का चांस कम होता है? प्लीज़ डॉक्टर साहब आप सच बताइएगा, क्योंकि डॉक्टर्स हमेशा कुछ और कहते हैं, होता कुछ और है फिर। हाँ, नहीं सही कह रही हैं, आपका बहुत अच्छा सवाल है। जैसे हमने बात की ना अभी कि बच्चे या बूढ़े, इन दोनों में जब निमोनिया हो जाए ना तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत मेहनत चाहिए, आपको बड़ा विजिलेंट रहना पड़ता है, टाइमली एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं और अच्छी एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं। तो अगर तो आप अच्छी एंटीबायोटिक्स टाइमली दें, मेरे अपने आईसीयू में निमोनियाज़ की आलमोस्ट मोर्टेलिटी 33-40% है। मतलब 100 अगर मरीज़ दाखिल हुए हैं एक साल में सपोज निमोनिया के साथ, तो वो 33 से 40% लोगों की डेथ हो जाएगी, बाकी बच जाएंगे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि निमोनिया हर बार आपको मार देता है, इसका मतलब ये है कि लेट आए हैं। लेट आए हैं जैसे हम अभी पिछला पूरा महीना कैंसर के बारे में बात करते रहे, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जी अर्ली डिटेक्शन किसी भी बीमारी की, डॉक्टर साहब राइट के रॉन्ग, किसी भी बीमारी को आप जल्दी पकड़ लेंगे तो आप उसी वक्त ट्रीट कर लेंगे टाइमली, क्योंकि जितना डिले करेंगे फिर कॉम्प्लिकेशन फेस करेंगे। मतलब इवन कि यंगर एज पे भी है ना, तो अगर वो निमोनिया उन्होंने टाइमली ट्रीट नहीं किया तो लंग्स में पानी भर जाता है, तो लेट एज तक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन रहती हैं उसकी। यही तो थीम है। थीम का इसलिए मुझे डॉक्टर साहब से पूछना ही नहीं पड़ा, क्योंकि थीम वही है जो हम बात कर रहे हैं। एवरी ब्रेथ काउंट्स, आपकी हर सांस जो है वो मैटर करती है। निमोनिया को उसके ट्रैक में रोके, यानी कि होने से, एक तो होने से अपने आप को बचाएं, यस, और अगर हो जाता है तो फौरन उसका इलाज करवाएं। खुद इलाज ना करें, डॉक्टर के पास जाएं। बच्चों के पल्मोनोलॉजिस्ट है, बड़ों के पल्मोनोलॉजिस्ट है, Yes। 1000 किस्म के डॉक्टर्स हैं, आप तशखीस तो करवाएं। तशखीस नहीं करते, जब मामला बिगड़ जाता है तो फिर डॉक्टरों पे डाल देता है कि जी हमारे अब्बा को हम लेके गए थे, हमारे अब्बा को मार दिया, तो बस अखबार नाउजुबिल्ला। लेकिन एक्चुअली हम खुद गलती करते हैं, हम खुद कोताही करते हैं। हाँ डिलेइंग है ना अब डायग्नोसिस देखिए ना डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं, अल्लाह का एक भेजा हुआ इस दुनिया में फरिश्ता है, लेकिन आप खुद खुदा तो नहीं है ना, और बन भी नहीं सकते। यस, तो आप अगले को इस जगह पे क्यों लेके आते हैं कि उसके बचने के चांसेस बस फिर अल्लाह मियाँ के ही हाथ में हो। बिल्कुल सही। डॉक्टरों को इलाज करने दें। हाँ। तो डॉक्टर साहब आपका पैगाम क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए?
पैगाम बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जिस शहर में रह रहे हैं, लाहौर में या इसके जितने भी मज़ाफ़ाती एरिया सारे, ये आपको पता है कि बाहर अब जो वेदर है बहुत ख़राब है, क्योंकि स्मोक आ चुका है। स्मोक इट्सेल्फ बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है आज के डे के हवाले से, नमूनिया के लिहाज से। तो हम बाहर निकलें घर से तो हमें मास्क पहनना चाहिए, हमें ऐसी जगहों से अवॉइड करना चाहिए जो बहुत रशी हों। जिस तरह सर्दियाँ हैं, सर्दियों में अगर हम घर में हीटर यूज़ करते हैं तो पूरी फैमिली बैठती है, तो हम कोशिश करें कि वहाँ कोई बच्चे अगर उनको फ़ीवर है उनको सेपरेट करें, कोई अडल्ट हैं उनको कोई रेस्पिरेटरी अगर बीमारी है तो वो थोड़ा दूर रहें, ताकि वो नमूनिया स्प्रेड ना करे इस सीज़न में। और इसके अलावा अच्छी डाइट रखें, हैंड हाइजीन रखें, और इसके अलावा जो वैक्सीनेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है नमूनिया के लिए। टाइमली वैक्सीनेशन, क्योंकि अब हमारे पास मार्केट में वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं जिससे हम सिविरिटी कम कर सकते हैं बीमारी की। वो नमूनिया ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम एटलीस्ट सिविरिटी कम कर सकते हैं नमूनिया। अगर होगा भी तो कम सिविरिटी का नमूनिया होगा। तो हमें वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ बहुत मिथ्स हैं वैक्सीनेशंस के, आपको पता ही है, लेकिन हमने इसके ऊपर मेरे ख्याल में स्ट्रेस होना चाहिए। तो जितने भी 60 से ऊपर हैं वो ज़रूर वैक्सीनेशन लगवाएं। बच्चों को तो जैसे हम शौक़ से लगवाते हैं, जेब से पैसे भर के लगवाते हैं, और गवर्नमेंट ने भी EPI प्रोग्राम में रखा हुआ है। तो 60 प्लस से जितने भी लोग हैं वो ज़रूर वैक्सीनेशन लगवाएं। या उनको दिल की बीमारियां हैं, गुर्दों का मसला है, शुगर है, 60 से पहले वो भी वैक्सीनेशंस करवाएं अपनी मैंडेटरी। और अच्छी हेल्दी डाइट, आउटडोर पोल्यूशन से बचें। ये बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो नमूनिया की वजह बनते हैं, तो हमने इनको कंट्रोल करना है। और अगर कभी ऐसे सिम्टम आए, फ़ीवर, जिस तरह हमने बात की कि बुखार हो, छाती में दर्द हो, बुखार भी बहुत हाई ग्रेड, बहुत ज़्यादा फ़ीवर 102-3 वाला, तो हम अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि टाइमली हम नमूनिया का डायग्नोस करें और नमूनिया के जो मसाइल हैं, कॉम्प्लिकेशन है, हम उनसे बच सकें। तो मेरा एक ये इम्पोर्टेंट मैसेज है आज के डे के हवाले से। दैट्स एन ऑसम मैसेज, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और व्यूअर्स, यहाँ पे हम अपने सेगमेंट को क्लोज करेंगे, लेकिन सेहत के बारे में बात करते रहेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तबीबा मासूमा ज़हरा हमें ज्वाइन करेंगी, उनसे हमने डिस्कशन करनी है ये आजकल जो स्मॉग का इशू है। डॉक्टर साहब ने खुद कहा कि नेचुरल अंदाज में चीज़ों का अगर हम इलाज करने की कोशिश करें तो वो बेहतर है। अब स्मॉग को काउंटर करने के लिए बहुत से तरीके हैं। एक एग्जांपल, अपने घर के अंदर स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, कुछ ऐसे पौधे आप लगा सकते हैं, स्पाइडर प्लांट, ये वो वाले पौधे हैं जो आपको नेचुरल एयर प्योरीफायर का काम करते हैं। फिर खिड़कियां दरवाजे तो आपने बंद रखने हैं, लेकिन कितनी देर बंद रखेंगे? अंदर भी तो आप सांस ले रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं बंद कर दो, तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड तो आप बंद करके रख रहे हैं। सो आपने एयर को प्योरीफाई करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है। उसके साथ साथ नेचुरल तरीके से कैसे हम जा सकते हैं टूवर्ड्स अ हेल्दियर सिचुएशन, क्योंकि देखिए पंजाब साइड तो बहुत बुरी तरह से मुतासिर है। और बाय द वे स्मॉग पूरे पाकिस्तान में है, पंजाब में ज़्यादा है, लेकिन कराची, क्वेटा, ये सारी जगहें इफेक्टेड है। पेशावर में हाल ख़राब हुआ है लोगों का। सो व्यूअर्स, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आपकी मेरी पूरे दुनिया की फेवरेट, क्योंकि पाकिस्तान की हद तक तो ये लिमिटेड है नहीं, और नया इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया, तो अब तो माशाल्लाह इंटरनेशनल फेम की तबीबा मासूमा ज़हरा हमारे साथ है। ज़हरा है कि ज़हरा है? ज़हरा है ना। हमेशा मुझे कहते हैं जी उनका नाम मासूमा ज़हरा है, हम लाइक जी उनका नाम मासूमा ज़हरा है जो नाम होता है। और जैसे कि आप जानते हैं, हर्बलिस्ट है, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट है, एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट हैं, TCM स्पेशलिस्ट यानी कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, एनीथिंग आयुर्वेदिक। बाजी इज़ वेरी गुड, बाजी इज़ वेरी गुड, इतने में बात ठीक है। अच्छा मासूमा जी, एक तो मुझे बहुत अच्छी लगी बात जब मैंने अभी आपको डॉक्टर साहब से भी इंट्रोड्यूस कराया, जब वो जा रहे थे, कि डॉक्टर साहब आपने अभी इंडोर्स की ये बात कि नेचुरल चीज़ों से हमें अपने आप को हील करने की कोशिश करनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स से जितना इज्तनाब किया जा सकता है करना चाहिए। लोगों की अर्ली डेथ का भी रीज़न एंटीबायोटिक बन रही है, क्योंकि कोई सिंपल इन्फेक्शन होती है 70-60 साल की से 70 की एज पे, और वो इन्फेक्शन इतनी बिगड़ जाती है और उस पर कोई एंटीबायोटिक नहीं काम करता, और वो सिंपल सी बीमारी फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक से ठीक हो जाती, लेकिन क्योंकि ज़िंदगी में इतनी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया 70 साल की उम्र तक कि अब कोई काम ही नहीं कर रहा। Exactly. और ये बहुत खूबसूरत बात है कि देखो हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में,
कुछ ज़माना पहले यानी कोविड के ज़माने से पहले एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। एलोपैथिक कन्वेंशनल मेडिसिन बिल्कुल एक ब्लॉक लगा हुआ था कि हर्बल मेडिकेशन साथ नहीं हो सकती, लेकिन कोविड जहाँ एक तकलीफ का बायस बना, वो मैं कहती हूँ एक ब्लेसिंग भी है कि डॉक्टर्स अब ये समझने लग गए हैं कि हर्बल रेमेडीज डू वर्क एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और नेचुरल थेरेपी ये दुनिया में फर्स्ट होता लाइन था। ऑफ डिफेंस तो उसको Yes, बना ले। बिल्कुल। और पता है ये यहाँ नहीं था, बाकी आप बाहर गए हो, हम बाहर रहते हैं, सब कुछ होता है। वहाँ क्या होता है, पहले जाके कहते हैं कि आप किसी नेचुरोपैथ के पास चले जाएं, देन अगर नहीं ठीक हो तो आप हमारे पास आ जाएं। तो यस डेफिनेटली इस स्मॉग के मौसम में, इस तकलीफ के मौसम में, मैं ये तकलीफ का मौसम मैं बोलूंगी। यहाँ पे सिर्फ स्मॉग की बात नहीं करूंगी, क्योंकि स्मॉग में, क्योंकि आज वर्ल्ड निमोनिया डे भी है मासूमा, तो मैं चाहूंगी कि हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें। देखें, For sure. जुकाम, खांसी, फ्लू, अब एक कोल्ड होता है और एक फ्लू होता है। डॉक्टर साहब ने भी एक्सप्लेन किया कि कोल्ड जो है वो तो एक नॉर्मल सी चीज़ होती है ऊपर, फ्लू जो है वो ज़रा ज़्यादा सीरियस हो जाता है, और निमोनिया फिर बहुत बड़ी एक्सट्रीम है अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। एंड देन आजकल आंखों में जलन, कान बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं। स्मॉग अगेन सिर्फ पंजाब में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में स्मॉग है, पूरे साउथ और एशिया के खाली अंदर स्मॉग। स्मॉग की ही वजह से ये कुछ नहीं है, ये आपके जो इतना वायरल इन्फेक्शन, इसको छोड़ दें, अगर हज उम्रे पे से भी वापस आते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। अब उसमें आपको करना क्या चाहिए कि आपके लंग्स इतने टॉनिफाई हों, आपकी इम्यूनिटी इतनी बेहतर हो कि आने वाला मौसम आप पे अफेक्ट ना करे। ये वो पहला लाइन ऑफ डिफेंस है जो आप अपने लिए क्रिएट करते हैं, अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करते हैं। और देखिए ना, एक ही घर में 3 लोग हैं, तीनों जो हैं वो एक ही बीमारी से इफेक्ट होते हैं। एक जो है वो बड़े आराम से, सुकून से उस बीमारी से निकल आता है, और सेम दो एज फंस ग्रुप, जाते सेम हैं। कैटेगरी, और 2 बड़े बुरे फंस जाते और वो हैं, फंसते या क्यों एक हैं? बंदा आईसीयू में पहुंच जाता है। जी, कोविड में भी हमने ये देखा। इट्स जस्ट योर इम्यूनिटी। आपकी कुव्वत मुदाफ़त अगर अच्छी नहीं है तो फिर हम किसी भी बीमारी से लड़ नहीं सकते। तो पहले तो हम रेमेडीज बताएंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे ज़रूर कहूँगी, अपना भी एग्जांपल ज़रूर व्यूअर्स आपके साथ शेयर करूँगी। लोग मुझे हमेशा कहते हैं इतनी एक्सरसाइज करती हो, इतनी क्यों कॉन्शियस होती हो? इसलिए कॉन्शियस होती हूँ, आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। मुझे 3 दफ़ा कोविड हुआ, आपको पता है मासूमा, और मुझे बचाया सिर्फ इसी चीज़ ने था कि एक्सरसाइज करती हूँ, खुराक कोशिश करती हूँ कि ठीक लूँ। बहुत से लोगों को लगता है कि वो बड़ी पतली हो गया, खा पी नहीं रही। आपके सामने मासूमा जी अभी मैं पकौड़े खा रही थी, और बल्कि आपको भी ज़बरदस्ती खिला रही थी, खाओ ना, एक बैंगन का खिला ही दिया हमने अपनी लड़की को। बट द पॉइंट इज दैट व्यूअर्स, हर चीज़ खाओ, भूखा भी नहीं मरना और खापे भी नहीं खाने। देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। और हमारा मजहब भी मयाना रवि सिखाता है, बल्कि हर मजहब सिखाता है बैलेंस, एतदाल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, तो फिर किसी भी मौसम में, स्पेसिफिकली अगर सर्दियों में हम जा रहे हैं, ऑटम सीजन से हम गुजर रहे हैं, तो ऐसे में अपने लंग्स को, लार्ज इंटेस्टाइन का ख्याल रखना ज़रूरी है। हम इसको बड़ी आंत का, मेरी ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज़ अ कपल ऑर्गन। ठीक है, अगर लंग्स को कुछ होगा तो लार्ज इंटेस्टाइन इन्फ्लेम होगी या डायरिया हो जाएगा। ये हमें कोविड में नजर आया। अगर लार्ज इंटेस्टाइन में टाइफाइड है और टाइफाइड बिगड़ जाए तो वो निमोनिया में कन्वर्ट होता है। तो इट्स वाइस वर्सा, अगर हम इंटरकनेक्टेड, तो हमें एक जिस्म में तो हर चीज कनेक्टेड ही है ना। हमें इन दोनों चीज़ों का ख्याल कैसे रखना है। एक कहवा पहले बताती हूँ, जिसको हम डिटॉक्स वाटर कह लें, डिटॉक्स कहवा कह लें, इम्यूनिटी बूस्टिंग कहवा कह लें, या आपके घर में फ्लास्क इस मौसम में हर घर में पूरे, मतलब ख़ास तौर पे जिधर स्मॉग है, ख़ास तौर पे निमोनिया डे की हम बात करें तो निमोनिया से बचने के लिए वो लोग जिनको सीजनल निमोनिया होता है, कुछ ऐसे भी लोग हैं ना जो कहते हैं हर साल ही हमें निमोनिया होने लग गया है, लंग्स इतने वीक हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है हल्दी ले लें। और वो अगर कच्ची हल्दी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ताज़ा हल्दी तकरीबन 1 इंच के करीब की बात कर रहे थे कि अगर ताज़ा हल्दी अवेलेबल है तो उसे कद्दूकश करके खानों में डाल लें, रादर देन इस पाउडर। ये बड़ा अच्छा है, लेकिन अच्छा ये है, लेकिन आपको नहीं पता ये आपका घर का है ना, ये घर का है, ये वाली हल्दी को ड्राई करके ये बना है, उसका रंग ही फर्क है। ये ऑरेंज है, नॉर्मली पीले रंग का। पीले रंग की हल्दी इज नॉट गुड, ऑरेंजिश होगी। इसका ये ताज़ा हल्दी का 1 टुकड़ा ले लीजिए, 1 अदद लहसुन ले लीजिए, थोड़ा सा आप अदरक लेंगे। ये वो चीज़ें आपको बता रहे हैं कि जिसका आपने कहवा बना के अपनी फ्लास्क बना के रख देना है। अडल्ट हैं तो 1 कप सुबह शाम, अगर बच्चे हैं तो आधा कप दिन में 1 दफ़ा पिला दें, और इन्फेंट्स हैं तो कम से कम 1 औंस उनको सुबह शाम पिला दें। तो ऐसे में उनको क्या होगा, उनकी
लंग साफ होंगे, लार्ज इंटेस्टाइन क्लियर होगी। लार्ज इंटेस्टाइन क्लियर होने की वजह से लहसुन उनको कितना जरूरी है? देखिए अदरक बहुत ज़रूरी। और हल्दी की तो कॉम्बिनेशन अब आपको अभी काबिले बर्दाश्त होती है। ये यखनी टाइप टेस्ट बनेगा, लेकिन यस इसको लेना बहुत ज़रूरी है। दिन तो में इसी एक को दफ़ा यखनी में नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। मतलब इसी के आप- साथ अच्छा यखनी के अंदर क्या है कि यही सारी चीज़ें लगाएं, लेकिन बेस्ट यखनी है मटन की, वो भी गर्दन की यखनी। सो देसी चिकन, आम चिकन, ब्रॉयलर तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन मटन की यखनी गर्दन की वो बना के फ्लास्क रख लें, कम से कम पीते रहें तो वो भी बेहतरीन है। लेकिन अच्छी बात यह कि आप यखनी को इतना लंबा लॉन्ग टर्म नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते व्यूवर्स? क्योंकि सबसे ज़्यादा जितना भी जॉन्डिस है वो सर्दियों में आता है। हम गर्म चीज़ें, गर्म ग़िज़ाएँ, गर्म सूप्स ले रहे होते हैं और पानी का इंटेक बिल्कुल बंद कर देते हैं। हम लिवर को हाइपर एक्टिव कर लेते हैं। तो लिवर को भी क्लिनज रखना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है। और पानी पीने का तरीका क्या है कि सर्दियों में पानी कम से कम आप जब भी लें तो उसमें थोड़ी सी दालचीनी, 2 अदद अगर डाल लें अपने सब्ज़ इलायची, 2 से 4 सब्ज़ इलायची, 1 इंच दालचीनी, 1 लीटर पानी में डाल के एक बॉयल देके वो बड़ा माइल्ड सा दालचीनी वाला पानी बनेगा। स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना, वो सारा दिन पीते रहे। वो आपको नरिश करता है, वो आपको काफ़ा यानी ठंडक जिस्म में से ख़त्म करता है। और ठंडक एक वो वाहिद चीज़ है जो आपके लंग्स को तंग करती है, उसका ख्याल रखा जा सकता है। तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। Okay, अच्छा जी, अब अगर खांसी हो गई, अगर आपको एस्थमा है, आपके बच्चे एलर्जिक एस्थमा का शिकार हैं, खांसी लंबी चल रही है, जो कि आजकल हर किसी को है कि ड्राई कॉफ सी होती है, रात सोने से पहले एक लंबा स्पेल खांसी का बच्चों और बड़ों को आ रहा है, तो ये गुलमीना, उपसी डेजी जिसको बोलते हैं, गुलमीना, उपसी डेजी, yes. हाँ। जिसको आप मरी और अपने नॉर्दर्न एरियाज में जाएं तो आप बड़े शौक से अपने सिर के ऊपर ताज बना के पहनते हैं, Yes. वो पीने के लिए। अल्लाह ने ये बेस्ट एलर्जी फाइटर रखा है। बेस्ट ऐसी चीजें जो आपकी बॉडी में से एलर्जी होती है लोगों को। हाँ, फिर भी पी लें तो ठीक हो अच्छा, जाएंगे। okay. अच्छा, ये लेंगे तकरीबन 2 फूल गुल अनार के, इनको कहवा बना के इस्तेमाल करें शहद और काली मिर्च के साथ। ये पिएं तो जो खांसी की शिद्दत है और खुश्क खांसी है, एलर्जी कॉफ है, वो ठीक हो जाती है। आंखों में मिर्चों का क्या करें? नैन वास्ती व्यूवर्स, नैन वास्ती जैसी बेहतरीन चीज़ कोई नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको मेरे इंस्टा पेजेस पे देख सकते हैं, हमारे क्लिनिक पे भी होती है और आप घर पे भी कर सकते और हैं। बात ये उसका सारी तरीका जो मेरे चीजें बता रही हैं ना मासूमा जी, ये सब इनके पास प्रोडक्ट्स रेडीमेड अवेलेबल भी हैं। Yes. तो टीज के फॉर्म में भी और पाउडर्स के फॉर्म में भी। बिल्कुल ऐसे। मैं खुद भी, क्योंकि अक्सर मुझे कहती कि क्यों नहीं बना लेती घर पे, मैं कहती बीबी मैन भेज दे, तो वो बने बनाए इनके पास अवेलेबल है, वो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। नैन वास्ती जो है, नैन वास्ती कुदरती तरीका इलाज है जिसके अंदर देसी घी से आंखों को नरिश किया जाता है। अब कई लोग कहते हैं कि देसी घी आंखों में कैसे, मैंने एक दफ़ा एक पोस्ट लगाई और उसके ऊपर बड़े सारी क्यूरीज आई कि देसी घी आंखों में क्यों। मेरा आपने किया हुआ है? बिल्कुल किया हुआ है। और नैन वास्ती से आपका विजन क्लियर होता है, आपकी आंखों को जो तकलीफ आजकल का मौसम दे रहा है उससे बेहतर रहेंगे। एक अच्छी कोटिंग रहती है, ख़ास तौर पे मोबाइल जब हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए बेहतरीन है। अगर आपको देसी घी से एलर्जी है तो कम से कम दिन में 2 कतरे गुलाब का अर्क डालना भी बहुत ज़रूरी है। आंखों को साफ रखें। बट शहद अगर अच्छा गुलाब मिल का जाए तो अर्क प्लीज। एक्चुअल, और वो 3 आतिशा, ये याद रखें, ये लफ्ज़ याद रखिएगा, 3 आतिशा गुलाब का अर्क अगर मिल जाए तो उससे बेहतर आंखों के लिए कुछ भी नहीं है। एंड दैट येट अगेन यू कैन फाइंड एट माय क्लिनिक, और मिल सकता है आपको ये। ठीक है, ठीक है। अब आ गया हमारा वो कहवा जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, इम्यूनिटी बूस्टिंग कहवा। खास तौर पे अच्छा एक चीज़ ये आ गया, उनाब मेरे सामने आ गए। हम फेवरेट है आपका उनाब? यस, क्योंकि नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी है। इससे ज़्यादा बेहतर विटामिन सी ड्राई आपको वाले कहीं में मिलता है, ड्राई वाले में ही सबसे ज़्यादा होगा। तो आपने ये क्या करना है कि बच्चों को कम से कम 4 से 5 उनाब खाने की आदत, इसके साथ बादाम और किशमिश, अगर ये आप मिक्सचर रोज़ बच्चों को देते हैं तो आप फिर अगेन उनकी और इम्यूनिटी कितने बूस्ट मजे करते हैं। का मिक्सचर है। बच्चे दूध पी रहे, दूध जो आप उनको दे रहे हैं ग्लास में, उसमें आपने एक मिक्स करके दे ना दिया। भी दें तो बच्चों को खाने की टेस्ट डेवलप करने के बाद बदमजा चीज़ तो नहीं होती। नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ कि अगर मतलब फॉर एग्जांपल बिल्कुल। अक्सर होता है कि बच्चे नहीं खा रहे पाउडर, तो उनाब, बादाम और किशमिश को ब्लेंड करके आप उसको दूध के अंदर मिक्स कर, दूध में दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते तो जब आप दूध में मिक्स करके दे देंगे तो एक आसानी हो जाएगी कि एक हेल्दी चीज भी अंदर चली जाएगी, साथ में उनका दूध अब भी पी इसमें क्या करना है, आपने 4 से 5 ले लिए उनाब, उसके अंदर डाला, मजे के बहुत मजे के होते हैं, उसके साथ आपने डाला 1 टीस्पून खतमी, 1 टीस्पून खबाजी, गाव ज़बान, ये बेहतरीन
चीज़ है जो कि आपको एंजाइटी और डिप्रेशन को भी बेहतर रखती है, एंशियसनेस को बेहतर रखती है। तो गावजुबान के पत्ते और एक छोटी सी स्टिक, साथ में तुलसी 1 टीस्पून, ये आपने लेना है। इसको 2 कप पानी में मिक्सचर को डालें, 1 कप कर लें, ये जोशांदा है बेसिकली। और ये जब आप पियेंगे तो इसके अंदर शहद को डाल लीजिए, घर के ऊपर आपका अपना हाथों का बना हुआ जोशांदा है वो इस्तेमाल कीजिए। यार एक सवाल, आजकल चॉकलेट जोशांदे आ रहे हैं, रंग बिरंगे फ्लेवर्स No, के आ रहे please, ये हैं, लोग flavored दूध चीजें में नहीं जोशांदा लेनी। डाल देते हैं, No लोग way. चाय में जोशांदा डाल देते हैं। मैंने तो हमेशा पानी में पिया है, बट मुझे ये बताइए कि क्या ये सारी जो अब लोगों ने क्या करना शुरू किया कि चाय के कप में जोशांदा डाल देते हैं। देखिए अब ये वो अपनी मर्जी है ना। दूध आपको बलगम क्रिएट करता है। बिल्कुल, चाय का कप क्या ज़रूरत है चाय पीने की, जबकि अल्लाह मियाँ ने आपको एक अच्छी चीज़ों का ब्लेंड दिया है, उसकी अपनी नरिशमेंट, उसकी अपनी क्वालिटीज़ है, उसको करें। और घर पे बराए मेहरबानी, ये घर पे चीज़ें किसी भी पंसार से मिल जाती हैं, आपको वो नहीं मिलती हैं। मेरे पास कूजी टी के नाम से भी आई है, अवेलेबल है ब्लेंड। लेकिन बताने का मकसद क्या है, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को वो सब कुछ बताऊं जो मैं क्लिनिक पे करती हूँ। आप नहीं पहुँच सकते क्लिनिक तक तो आप खुद ले लें, ये खुद लें, आगे बात को स्प्रेड करें। ये सदका जारिया है, ये आपको आराम से पंसार से मिल जाएगा। बना लें, थोड़ी सी एफर्ट करें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, तो इससे और अच्छी क्या चीज़ है। सो ये कहवा दिन में 1 दफ़ा लाजमी लें। खांसी ज़ुकाम है तो दिन में 2 दफ़ा कर लीजिए। और अगर एस्थमेटिक है बच्चे, ख़ास तौर पे दमे की मसला है जिन बच्चों को, उनको 1 से 2 औंस ये कहवा ज़रूर दिन में 2 दफ़ा दे दिया जाए। अच्छा, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, मज़ीद इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ऐसा भी होता है एक ड्राई खांसी होती है और एक बलगम वाली होती है। लेकिन वो सॉरी आई नो बलगम इज़ अ ग्रोस वर्ड, फ्लेम वाली होती है, बट आई हैव टू से इट बिकॉज बच्चे आजकल खांस रहे हैं, आपको अंदर खड़खड़ की आवाज़ आ रही है, वीजिंग की आवाज़ आ रही है, समझ नहीं आती है क्या करें। और बच्चे उस तरह काबू नहीं आते जिस तरह बड़े कौन से आते हैं आजकल तो। लेकिन इस पे भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन उससे पहले किचन में नज़र डालते हैं। पकौड़े तैयार हैं और जब गरम गरम फ्रेश पकौड़े तैयार हों तो फिर तुक नहीं बनता कि हम उनको सूखने के लिए छोड़ दें। जी शेफ़ आमना, हमारा पकौड़ों का रेडी, आपके सामने ही सारा कुछ रेडी किया था, पालक के, आलू के, बैंगन के और मिक्स पकौड़े। ऑसम, थैंक यू सो मच आमो। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जो खांसी का इशू है, जो खड़ खड़ वाली खांसी होती है, या फ्लेम अंदर आ जाती है, या ड्राई कॉफ होती है, फिर नाक साफ कर रहे होते हैं बच्चों की तो नाक साइडों से छिल जाती है, कभी कभी नाक से भी खून आना शुरू हो जाता है और समझ नहीं आती कि नक्सीर क्यों हो गई एकदम से। और वो नक्सीर नहीं होती, नाक का अंदर का एरिया छिल चुका होता है बच्चों का ब्लो कर करके। बड़ों के साथ भी ये होता है। तो इन सब चीज़ों का हम क्या करें ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। तबीबा मासूमा ज़हरा हमारे साथ हैं, हर्बलिस्ट, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट, TCM स्पेशलिस्ट। मासूमा जी ये बताइए कि खांसी बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। एक खांसी वो होती है जो ड्राई कॉफ होती है, एक खांसी होती है जिसमें वीजिंग होती है, सीटियों की आवाज़ आती है, और एक खांसी होती है जिसमें बलगम की खड़खड़ा आपको आ रही होती है लेकिन वो निकल ही नहीं रही होती बाहर, या अगर निकल भी रही होती है तो वो बार बार बनती जाती है। इन तीनों खांसियों के लिए क्या करें? अच्छा, एक तो जो फौरन एंटीबायोटिक दे देता है डॉक्टर। नहीं, एक तो जो मैंने आपको कहवा बताया, ख़त्मी, खबाजी, उनाब, मुनक्का, तुलसी, इसका कहवा जो है वो तीनों खांसियों में काम आएगा। और पीने से पहले इसके अंदर अगर 1 टीस्पून बादाम रोगन या देसी घी या जैतून का तेल ये डाल लिया जाए तो ये आपको बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट देता है। खुश्की की खांसी है तो ज़रा देसी घी डाल दिया जाए, अगर बलगम ज़्यादा है तो बादाम रोगन डाला जाए ताकि आपका पेट भी साथ में साफ़ हो। एक तो ये चीज़। दूसरा, स्टीम का लेना। स्टीम किस चीज़ की लेंगे? कलवंजी और पुदीने के पत्ते, इनकी स्टीम का लेना ये खांसी को फ़र्क देता है। तीसरी चीज़, एंटीबायोटिक के तौर पे 1 टीस्पून शहद के अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी, ताज़ा हो तो बेहतरीन है, उसके साथ तकरीबन 1 चुटकी काली मिर्च डाल के ये आपने चम्मच 1 सुबह 1 शाम बच्चों को देना है या बड़ों को देना है। बड़ों को देना है तो ज़रा हल्दी की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, बच्चे होंगे तो 1/4 टीस्पून, बड़े होंगे तो 1/2 टीस्पून हल्दी और उसके अंदर 2 चुटकी काली मिर्च, उसके साथ शहद का 1 चम्मच। ये एंटीबायोटिक के तौर पे नेचुरल, प्योर, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल ये आपको मिलेगा हल्दी के अंदर। एंटी इन्फ्लेमेटरी
इन्फ्लेमेशन अगर है तो वो भी कम करेगा। तो अब 2 चीज़ें होंगी, कहवा ले लिया सुबह शाम, साथ में 1-1 चम्मच आपने हल्दी, काली मिर्च और शहद का ले लिया। तीसरी चीज़, आपको अगर बलगमी खांसी है, बच्चों के अंदर बलगम है, आपको आवाज़ आ रही, खड़-खड़ की जो आवाज़ है वो बलगम की ही होगी। अब जब भी ऐसा हो तो आपने लेना है सुहागा, ये किसी भी पंसार से मिल जाएगा आपको। ये एक डली सी मिलती है, इसको तवे पे जब रखते हैं तो ये बिल्कुल ऐश की तरह हो जाएगी, जला लेना है उसको डब्बी में बंद करके रख लें। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में खांसी बलगम हो तो सुहागा घर आए, ये वो चीज़ें जो आपको बना के अपने घर में रखनी चाहिए। सुहागा का पाउडर आपके घर होना चाहिए। अगर छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, यानी 3 महीने से लेके 12 महीने के बीच के बच्चे हैं, तो आपने 1 चने के दाल के दाने के बराबर सुहागा शहद के साथ उनको चटा दें, या तो वॉमिट के साथ उनकी बलगम निकल जाएगी या पखाने के साथ उनकी बलगम निकल जाएगी। अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं, से माँ बाप बड़े डरते हैं, नहीं कहते डरने की आए हाय बात उल्टी ही नहीं। कर दी, आए हाय नहीं, उल्टी कर दी। अगर बलगम निकल जाती इजीली तो इससे अच्छी और क्या चीज़ है। और सुहागा तो और आपके बच्चों को क्योंकि थूकनी नहीं आती ना व्यूअर्स, तो वॉमिट ही तरीका। अब ये नहीं कि अब खाली 6 दफा vomit बच्चा से दिन नहीं में उल्टी होता। कर रहा है। पॉइंट इसके खाली वॉमिट से नहीं होता, बलगम आपकी आंतों से भी निकल जाती है। तो उसका आपने सुहागा बस खिलाना है और उसके पखाने से या उल्टी से निकल जाएगी। बड़े हैं अगर बच्चे थोड़े से, तो वही सुहागा जो 1 चने के दाल के दाने बराबर है वो सुबह शाम को आपको देना है, यानी दिन में 2 दफ़ा। छोटे बच्चों को दिन में 1 दफ़ा, बड़े बच्चों को दिन में 2 दफ़ा। और 2 से 3 दिन से ज़्यादा सुहागा का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे नहीं करते। बिलफर्ज उसके बाद भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो अपने करीबी डॉक्टर के ज़रूर जाएं, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अगर बुखार बहुत तेज हो रहा है, जी, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो ऑब्वियसली अच्छा बुखार के लिए मैं बताऊं, शरबत उनाब, ये भी किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। शरबत उनाब नेचुरली आपको पैनाडोल और कैलपोल का काम करता है। तो शरबत उनाब जो है वो ज़रूर पिलाएं, जिसका भी हमने बताया भी विटामिन सी है बेहतरीन, ये आपके बुखार को भी नीचे लेके जाता है। तो शरबत उनाब दिन में 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम। अब आगे उन बच्चों की बात जिनको नक्सीर फूटती है। अच्छा, अब इधर भी 2-3 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि प्रॉपर खून आए, एक होता है कि थोड़ा थोड़ा जब भी नाक ब्लो करे ब्लड आए, और एक होता है पूरी ये जगह पक जाती है और बच्चे की नाक नहीं आप ब्लो कर सकते। बिल्कुल। वैसे तो एक छोटा सा मशवरा दूंगी कि व्यूअर्स जब भी बच्चों की नाक पोंछनी है, कपड़े से करें मलमल के, और उसे थोड़ा गीला कर लें। मैं हमेशा इसी तरह बच्चों की नाक साफ करती हूँ तो उनकी नाक छिलती नहीं है। होता ये कि सूखा टिश्यू आप बार बार करेंगे तो ऑब्वियसली स्किन ही उतरेगी। और खाली बच्चे नहीं, बड़ों के साथ देखो, बड़े जिनको खास तौर पे जिनको एलर्जी होती है, सुबह उठ के 6-6, 12-12, 100-100 छींके मारते हैं, उनके साथ भी ये होता है कि नाक आपका खुश्क हो जाता है और वो ख़राब हो जाता है। तो इसमें क्या है, देसी घी या सेसमी ऑयल, तिलों का तेल, इसके 2-2 कतरे नाक और नाफ में डेली डालने लग जाएं तो आपके नॉस्ट्रल का एरिया, ख़ास तौर पे अगर पॉलिप सूजे हुए हैं, अगर आपका नाक में से नक्सीर फूटती है बच्चों की, या हल्का सा ज़ख्मी हो गया नाक, तो हर 3 सूरत के अंदर ही रात को नाफ और नाक में देसी घी के कतरे डालना इस बेहतरीन प्रैक्टिस है। इससे अच्छी और कोई चीज़ नहीं है। अगेन मौसम के हिसाब से भी साथ साथ हम बात करते जाएं कि आजकल जिस तरह लोग जो ट्रैवल करते हैं, बसेस में ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे भाई बहन जो कि बाहर निकलना जिनकी मजबूरी है, अब हर कोई घर बैठ नहीं सकता जुगन, ये पॉसिबल नहीं है। तो बाहर अब जा रहे हैं, कोई भी तो नहीं बैठ सकता, रोजी रोटी नहीं कमानी है, तो जो खुला में फिर रहे हैं, बाइक्स पे जा रहे हैं, उनके लिए एक तो मास्क पहनना ज़रूरी, एक चीज़। दूसरा, घर जब भी आप आएँ तो रात को सफ़ेदे के पत्ते और लौंग, इसकी स्टीम लाजमी लें, ये हर कोई करे। उससे क्या है कि जो सारे दिन की गलाजत है, एक तो वो निकल जाएगी। दूसरा, उसके बाद नाक और नाफ में देसी घी या तिलों का तेल, 2-2 कतरे नॉस्ट्रल्स में, 2 से 4 कतरे नाफ में, ये रेगुलर बेसिस पे डालना शुरू कर दें तो बेहतर रहेगा। नक्सीर अगर फूटती है तो इसी के साथ उन बच्चों को या बड़ों को शरबत अंजबार 2 बड़े चम्मच सुबह दोपहर शाम पानी के गिलास में डाल के देना शुरू करें। 10 से 15 दिन दें तो नक्सीर फूटना बंद हो जाएगी। रेगुलर बेसिस पे करने से ये दोबारा कभी प्रॉब्लम होगी नहीं। अच्छा, मुझे अब एक बात बताएं, हवा को कैसे प्यूरिफाई करें? एक बात तो मैंने पहले भी कुछ देर पहले व्यूअर्स आपके साथ कही कि मनी प्लांट हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, स्पाइडर प्लांट हो गया, ये वो कुछ ऐसे अपने घर में पौधे घर के अंदर लगाएं, बिल्कुल, बाहर भी लगाएं और अंदर भी लगाएं। लेकिन कुछ आप बताती हैं चीज़ें जो हम बर्न कर सकते हैं जिससे एयर प्यूरिफाई होती है, वो क्या होती है? देखो, उसमें सबसे अच्छा जरासीम कुछ चीज़ों में हरमल और गूगल है। हरमल और लुबान। गूगल।
हरमल, गूगल और लुबान को मगरिब के टाइम पे वैसे भी सुन्नत है करना, और ये आपके माहौल को साफ़ सुथरा करता है, वायरसेस को, बैक्टीरियाज को आपके घर से ख़त्म करता है। ऑब्वियसली अब हम खिड़कियाँ भी बंद रख रहे हैं स्मॉग के डर से। इसको कैसे करना है, धुआं कैसे दें इसका? कोयला ले लीजिए, उसके ऊपर 1 टीस्पून अगर हरमल है तो आधा टीस्पून गूगल और थोड़ा सा लुबान डाल के इसको जलने रख दें और पूरे घर में एक दफ़ा से धुआं कर दें। और ये आप एक मिक्स बना के रख लें? बिल्कुल मिक्सचर बना के और डेली आप जो है थोड़ा सा डाला और मगरिब के वक्त आपने कर दिया। बिल्कुल। और उसके साथ अगर आपको है कि आपने और घर को प्योरीफाई करना है और सांस की प्रॉब्लम अगर घर में है तो सफ़ेदे के पत्ते वो भी साथ जला लें, तो वो घर के अंदर एक यूकलिप्टस का एक अपना इफेक्ट है ना जो लंग्स को प्योरीफाई करता है, वो भी चला जाएगा साथ। अच्छा, अब बहुत से लोग जो हैं ये डिफरेंट बाम्स जो हैं वो बच्चों की छाती पे लगाते हैं। मसला ये है कि उन बाम से कभी कभी बड़ी बुरी रैश हो जाती है बच्चों को, और बार बार वो बाम लगाएं, बच्चे आपको पता ना करके उठते हैं एकदम से, यार रात को रोते हुए जागते हैं क्योंकि सांस नहीं आ वेद रहा। में हम इसको कहते हैं कारपुरादी तिलम, ये आप घर पे भी बना सकते हैं। कारपुरादी तिलम, कोई भी बेस ऑयल ले लें, अच्छा बेस ऑयल सेसमी ऑयल होता है फॉर चेस्ट, उसके अंदर आप सत पुदीना उसको जला लें अगर, तो वो आपके छाती को खोलने के काम आता है। सत पुदीना आपको किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाएगा। 1 लीटर सेसमी ऑयल में 1 टेबलस्पून सत पुदीने को जला लीजिए और वो आपका घर का बाम वाला ऑयल तैयार हो जाता है। वो नाक खोलने के लिए विक्स वेपोरअप वाला काम देता है बेसिकली, और आपके चेस्ट पे मलने के लिए, और सेसमी ऑयल की बेस होगी तो वो रैश भी नहीं करेगा। क्योंकि होता है ना कि छोटे बच्चे, अब अगर 6 माह का बच्चा है तो आप उसको किस तरह इस तरह की स्ट्रॉन्ग चीज़ें लगा सकते हैं। और आई एम सॉरी, जो आपको वेस्ट में महंगी महंगी चीज़ें मिलती हैं, वेस्ट में जो मिलती हैं वो इतनी महंगी होती हैं क्योंकि हम लोगों ने रुपयों में ख़रीदना है। बिल्कुल। और हर बंदे की पहुंच भी नहीं है कि वो इतनी महंगी इंपोर्टेड चीज़ मंगाए। ये इतनी महंगी चीज़ें हैं नहीं, इसमें जुगन सिर्फ हमें एफर्ट करना है। और पॉइंट इज़ कि मैं वही बात करती हूँ आपको हमेशा कि मैं कोशिश करती हूँ अपने चैनल्स के ऊपर, अपने सोशल मीडिया पे, अपनी हर जगह पे मैं ये सब कुछ वो जो अवेलेबल है मेरे क्लिनिक में वो मैं बता भी देती हूँ। मेरी दोस्त है मासूमा, मैं इनको कॉल कर सकती हूँ, लेकिन मैं इनके यूट्यूब के चैनल पे चली जाती हूँ या मैं इनका इंस्टाग्राम चेक कर लेती हूँ। होता पता है क्या है व्यूअर्स, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ज़रूरी नहीं है कि अगले को फ़ोन करो, उसे पूरी डिटेल्स लो। एक बंदा फ्री में आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि भाई ये चीज़ें जमा कर लो और इन चीज़ों को अपने घर में यूटिलाइज़ कर लो। ये 6-8 चीज़ें हैं जो अगर आप कर लें तो आपका ये स्मॉग वाला टाइम कदरे बेहतर गुजर जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल। ऑब्वियसली अब मिरेकल वर्कर्स तो नहीं है हम लोग, लेकिन नहीं हो सकता, लेकिन हम मैक्सिमम बच सकते हैं। अल्लाह ने देखो, अगर कुदरत का एक अपना निज़ाम है, अगर कहीं गड़बड़ है तो उसने उसका इलाज भी साथ साथ ही दिया है। इसकी मिसाल मैं एक देती हूँ कि एक सहरा में एक सांप है कि जो काट ले, अगर एक किस्म है सांप की, काट ले तो 10 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं देता। हाँ। और वो सांप का घर उसी पौधे के अंदर है जहाँ पे उसका इलाज है कि अगर वो पौधा निकालें, उसको रब करें, और ये जितने भी सहराई लोग हैं उनको ये पता होता है, वो वहीं से निकाल के रब कर लें तो वो बच जाता है। कुदरत ने जहाँ तकलीफ का कोई चीज़ आई है तो उसके करीब ही उसका इलाज भी रखा है। भाई चले मैं बड़े बेसिक लेवल पे ले जाती हूँ, सर्दियाँ आती हैं, किन्नू आ जाते हैं सीजन में, बिल्कुल ऐसा ही है। इससे बेहतर क्या एग्जांपल है? इससे बेहतर क्या एग्जांपल है? इस सर्दियाँ आती हैं, आपका अगर आप कीनू नहीं खा सकते, खटाई आपके लिए बुरी है, तो साथ ही अल्लाह बहुत सारा आपको अमरूद दे देता है, आपको बहुत सारी शलजम दे देता है। अल्लाह ने कुदरती तौर पे आपके इर्द गिर्द सारी चीज़ों का इलाज रखा है। और मैं इस पर कहती हूँ, देखिए जो लोग पेट्स पालते हैं ना, वो मेरी बात ज़्यादा अच्छे समझेंगे। बिल्ली और कुत्ता आप घर में पाल लो, उसके पेट ख़राब हो, उसको पता होता है, वो बाहर जाता है, अपनी मर्जी की बूटी सूंघता है, खाता है और वो ठीक हो जाता है। अगर परवरदिगार ने उस बिल्ली या उस कुत्ते को या किसी परिंदे को सिखाया तो क्या उसने अशरफ मखलूक को नहीं सिखाया होगा? हम अपनी गट फीलिंग के बारे में, गट जो हमारी बोल रही होती है उसके बारे में सुनते ही नहीं। जब भी ऐसा हो, दिल कुछ खाने को चाहे पकौड़े के अलावा, तो आप वो हेल्थ पर्पस के तौर पे ज़रूर खा लीजिए। क्या बात है। इस बहुत ही पॉजिटिव पकौड़ों वाले नोट पे हम आज के शो को कंक्लूड करेंगे, क्योंकि मुझे फिर याद आया कि पकौड़े तो हमने अभी मज़ीद खाने थे। तो व्यूअर्स, हम जा रहे हैं पकौड़े खाने के लिए। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। आज बहुत से हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दी, बेनिफिट्स की भी बात की, डिफरेंट चीज़ों की, तो प्लीज़ अब इनको इम्प्लीमेंट भी कर लें, क्योंकि फिर हम क्यों आके यहाँ पे 2-2 घंटे का आप लोगों के लिए व्यूअर्स प्रोग्राम करते हैं अगर आपने इतना सा भी फॉलो नहीं करना। आप ही की डिमांड्स पे हम टॉपिक्स रखते हैं, फिर हमारी डिमांड पे उन टॉपिक्स को फॉलो भी कर लिया करें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच मासूमा जी। You're welcome. खुदा हाफिज़।